तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लिए हैं, जो आपके जो कल एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा से देख लीजिएगा और देखने के बाद इस तरह के सवाल जो आपके बोर्ड में आएंगे तो बना लीजिएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, यदि बहुपद t इतना शून्यक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है। हम स्पीड में चलेंगे, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसको कॉपी कलम ले करके ही बनाने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसलिए सीधा नहीं देखिएगा, कॉपी और कलम लेकर ही बनाने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है, तो सीधा अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, सी बटा की बी बटा माइनस के बी बटा ए होता है, तो ए लिख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बी बटा ए होता है। फॉर्मूला आपको याद कीजिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा के भी और अल्फ़ा प्लस बीटा के भी और 1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा के भी। ये फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जो फार्मूला हम लिख रहे हैं उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और हम बताएंगे कौन कौन फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा, तब आसानी से 50 में 50 ला सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, बी के मान कितना दिया है। देखिए बी के मान आपको प्लस के साथ दिया है, तो प्लस के साथ लिख दीजिए। यहाँ पर ही प्लस के साथ लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस नहीं लिखना है, साथ लिखिए और माइनस इसमें दिया है तो माइनस को इसमें लगा दीजिए। और ए के मान आपको जो देखिए दिया है, यहाँ पे बगल में कुछ भी नहीं था, एक दिया है तो एक लिख दीजिए, भागा कर दीजिए तो माइनस के साथ आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C4 चमनप्रास हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए सभी सवाल को। ये सवाल देखिए पक्का इस बार आने वाला है, ये फिक्स है, आने वाला है। यही नहीं आएगा मतलब इसमें कुछ बदल करके आएगा। ध्यान से देखिए, और नहीं आया तो फिर सेकेंड पाली में आएगा, नहीं तो फर्स्ट पाली में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहा गया है कि एक्स इस फार्मूला जो है कि बताइए इसमें द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फार्मूला इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स होता है और माइनस प्लस के होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ध्यान से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर के मान जो है याद रखिएगा, जब शून्यक कह देना, शून्यक कह दे तो ये अल्फ़ा के मान होता है और ये वाला बीटा के मान होता है। याद रखिए, फिर से हम बोल देते हैं एक बार, एकदम आसानी से ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोले कि दो यानी द्विघात बहुपद के शून्यक यानी 2 है और एक -2 है, तो ये पहला वाला जो है ना, इसमें ये वाला पहला वाला ये अल्फ़ा का मान हो जाएगा, ये वाला बीटा का मान हो जाएगा। चलिए रख देते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस के लिख लीजिए। यहाँ पे अल्फ़ा का मान 2 है, 2 रख लीजिए, प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के 2 है, तो यहाँ पे माइनस के जब 2 रखेंगे इस तरह से, तो ये देखिए प्लस गुने माइनस माइनस हो जाता है, तो सीधा 2 लिख देते हैं माइनस में 2 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक्स लिख देते हैं प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा के मान, यानी अल्फ़ा के मान 2 दिया है तो 2 रख दीजिए, गुना बीटा के मान कितना दिया, माइनस के 2 दिया है, माइनस के 2 लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर से माइनस 2 में से 2 घटाइए तो 0 हो जाएगा, और गुना मारेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, तो 0 लिख लीजिए। यानी 2 में से 2 घटाइएगा तो 0 बचेगा, 0 में एक्स से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0। दुनिया के कोई लेटर हो अगर उसमें गुना होगा 0 से तो 0 आएगा। और यहाँ पे प्लस गुने माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे जोड़िए 0 में, यानी -0 में 4 जुड़िएगा तो आपको -4 ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 आंसर हो जाएगा। कहाँ पर इस तरह के ऑप्शन है, जल्दी से देखिए, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान से करते चलिएगा सभी सवाल को। चलिए सवाल हो गया, आप देखिए बहुपद पहचान करना पक्का आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, इसमें हम ट्रिक जो बताएंगे वो बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है आप लोगों को। देखिए बोला है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए बहुपद की पहचान क्या क्या है वो समझेंगे, और कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा ये भी जानेंगे। ध्यान से देख लीजिए, स्पीड में चलते हैं। देखिए बहुपद होने के लिए अगर रूट में ना बहुपद अगर इस तरह दे दिया रूट के अंदर में तो ये बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर घात लगा के दिया, अगर इस तरह घात लगा के दे दिया तो ये बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर सिंगल घात है, यानी सीधा सीधा रूट में एक्स लिखा है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर 1 यानी एक्स इस तरह से लिख दिया तो पर भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और अगला बात,
अगर इसका घात माइनस में दे दिया तब पर भी इसका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये इतना ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से सवाल को बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए चेक कीजिए इसमें कहाँ पर इस तरह के दिख रहा है। देखिए ध्यान से, तो ये वाला तो बहुपद है ना। तो देखिए यही वाला बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ना यहाँ पे एक ऊपर में जैसे हम बताए अभी, तो देखिए यहाँ पे 4 में x लिखा, यानी x के ऊपर कोई भी संख्या आ जाए बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यही बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी बात ये बहुपद है। चलिए इसका ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान सवाल है, इसको ध्यान से देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, पक्का ऐसे सवाल आते हैं। ध्यान से देखिए, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है कि घात बता दीजिए, तो घात पूछा गया ना। तो देखिए यहाँ पर कोई सिंबल नहीं, तो गुना माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो गुना माना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए 3 दिया है तो 3 को लिख लीजिए, और यहाँ पे देखिए 2 दिया है तो 2 को लिख लीजिए, और घात पूछा है ना तो यहाँ पे जोड़ दीजिए। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस 3 है ना, सबसे बड़ा घात जिसका होगा, यानी सबसे बड़ा जिसका सबसे बड़ा पावर होगा उस पावर को पकड़िए, और इसमें जिसका सबसे बड़ा पावर है इसका पावर है बड़ा, बस 3 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला ध्यान से देख लीजिए, इसमें शून्य को निकालने के बोला गया है। तो ये सवाल को आपको हमारे ख्याल से बाद में करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपको टाइम लेंगे। तो वैसे विद्यार्थी ना करें जिनका प्लस माइनस के समझ कम है, वो विद्यार्थी इस सवाल के ना बनाए। ठीक है, और वैसे विद्यार्थी बनाएंगे जिनका सवाल बनाने आ रहा है, ऐसा सवाल गुणनखंड माइनस प्लस में समस्या नहीं होता है, वो विद्यार्थी इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए खैर हम बता देते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए इस सवाल में बनाने के लिए कुछ नहीं, 2 से 6 में -6 में गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस की 12 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, जल्दी से ध्यान दीजिए। 12 को तोड़ेंगे तो हमको कितना चाहिए, x में चाहिए। तो हमको क्लियर कट बात है कि इसको जब तोड़ेंगे तो 6 गुना 2 में टूटेगा, और हम एगो माइनस में कर देंगे बड़ा संख्या, एगो छोटा में कर देंगे, इस प्रकार से। तो चलिए हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यानी 2x स्क्वायर माइनस में 6x, और प्लस में करेंगे 2x माइनस में 6। हम फिर से बोल देते हैं कि वैसे विद्यार्थी ना बनाए इस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम टेकिंग सवाल है और इसमें माइनस प्लस की गलतियाँ बहुत विद्यार्थी करते हैं। वैसे विद्यार्थी बनाए इसको, जिसको माइनस प्लस की समस्या ना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे 2 कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स है तो एक्स कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर ही एक्स से यहाँ पे यानी कि 2x ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2, है ना। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस में 2 तिहाई 6 हो जाएगा। हटाएंगे यहाँ पर ही तो बराबर में 0 माना जाता है, 0 मान लीजिए, है ना। इसको बनाने के लिए जल्दी से बना देते फास्ट में, और यहाँ पे बचेगा x माइनस में 3, और फिर यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस में 2। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर में 0 है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए 0 है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सीधा डायरेक्ट हम 3 को बाहर कर देंगे, तो डायरेक्ट बाहर 3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे फिर इसको 2x प्लस में यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए हम इसको डायरेक्ट बना देंगे तो 2x, और ये वाला प्लस के 2 है ना, प्लस के 2 तो बाहर पिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 से 2 को काट देंगे, तो यानी x के मान जो हमारा यहाँ पे निकल के आ गया -1 निकल कर आ गया, -1 निकल के आ गया। ध्यान से देख लीजिए, -1 आ गया। ठीक है, यानी x के मान एगो 3 आएगा और x के मान -1 आएगा। आप चाहते तो इतना भी नहीं करते और आंसर आ जाता। देखिए ध्यान से, यहीं पे हम लोग आंसर कर देते। अभी हमारा जो आंसर निकल के आया है कितना, एगो प्लस के 3 आया है और एगो निकल के आया है -1 आया। ये ध्यान रखिएगा। हम चाहते तो यहीं पे कहते कि यहाँ पे इसको उस पार कर देते, तो प्लस के 3 आ गया x के मान। ठीक है, x के मान प्लस के 3 आ गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला 2 है तो ये यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से 2 सीधा यहाँ पे से कैंसिल कर देते, है ना। कैंसिल कर देते तो हम बोलते x बराबर, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे कहते -1। ठीक है, जो कि हमारा आंसर कितना है, 1 मिनट, अरे हटो ना, ध्यान दीजिए। तो हमारा जो आंसर आया था x में 3 आया था, और एगो आया था x में -1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है बताइए जल्दी से। 3 कोमा -1 किस में है, 3 कोमा -1 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इधर उधर से कोई लेना, पक्का ये सवाल आएंगे, ऐसे सवाल आपको ध्यान से देख लेना है। ये सवाल को देखिए ध्यान से,
यदि भाग एल्गोरिथम से बनाना है तो देखिए ध्यान से, इसका फार्मूला लिख चुका है क्वेश्चन में। देखिए ये सवाल में फार्मूला लिख दिया, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं इस वाला का, इस फार्मूला आपको दिया हुआ है, लेकिन सब्जेक्टिव बनाने के लिए फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान कितना दिया है जल्दी बताइए, ए के मान आपको दिया गया है यहाँ पे, दिया ही नहीं है, ए के मान दिया ही नहीं, तो आप क्या करिए, बी के मान दिया है 4 तो 4 लिख लीजिए यहाँ पर, गुना क्यू के मान कितना दिया है 5 तो 5 लिख लीजिए, आर के मान 1 दिया है तो 1 लिख लीजिए। 4 पंचे 20, 20 में 1 जोड़िए तो 21 का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, इसको हाईलाइट मोड कर देते हैं तो फ़ोन आ सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल पे आइए, अगला सवाल पे। ये सवाल तो हो गया था ना, हाँ ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अब इसका पर आइए, ध्यान से देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है कि P बटा 2n गुना 5 के पावर m, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ध्यान से देख लीजिए। ये फार्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे बोला है कि 0.505 को लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि 0.505, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0.50 जो है, 0.505 जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है कि इसको 505 आप सीधा डायरेक्ट लिखिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिए दशमलव को हम हटा दिए हैं तो नीचे 1 आता है, और 3 गो अंक दशमलव के बाद है तो 3 गो जीरो लगाएंगे। अब इसको 3 गो जीरो जब लगाएंगे तो हमको लाना है 2 और 5 के रूप में, कितना, 2 और 5 के रूप में हम इसको तोड़ के लाना पड़ेगा, यानी इसको गुणनखंड, यानी कहने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो एलसीएम विधि से कर लेंगे, यानी 1000 के कर लीजिए, 2 से करेंगे तो 500 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी 250 हो जाएगा, और 250 को करिएगा तो फिर कितना से 2 से तो 125 हो जाएगा, और 125 के 5 से करिएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 2 के पावर 3 आएगा और 5 के पावर 3 आएगा। कैसे, यानी 2 जो है यहाँ पे 3 बार आया है, इसलिए हम 2 को 3 बार लिख दिए पावर में करके, और 5 जो है यहाँ पर 3 बार आया है, इसीलिए हम 5 को पावर में 3 कर दिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह के ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 कहाँ पर है, चेक कीजिए। अरे कहाँ गया ऑप्शन में, अरे ऑप्शन गलती कर दिए, फिर से बना देते। चलिए 1000 था ना, 1000 को तोड़िए, हमको नीचे हर में आना चाहिए, ध्यान से देखिए, तोड़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, सही था है ना, सही था, यहाँ पे गलती था, यहाँ पे कटाना था, 501 था, 505 था है ना, और तोड़ के हम लोग का आया था 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 आया था। तो 5 के पावर 3 आया था ना, तो इसमें इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 3 गो 5 है, 3 गो 5 है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 3 गो 5 है, तो इसमें से इसमें ना 3 गो 5 है, पावर 3 का मतलब क्या है, 3 गो 5 है, तो इसमें हम इसको ऐसे लिख देते हैं फ़िलहाल, तो 505, ध्यान दीजिएगा, 505 बटा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 5 लिख दीजिए। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये 5 से कटाइएगा, 5 एकम 5 जीरो है, फिर 5 से कट जाएगा तो 1, फिर 5 से ख़त्म, यानी 101 बटा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर जो है देखिए ध्यान से, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को देखिए। अब देखिए ये सवाल ध्यान से सुन लीजिए, ये सवाल आपको ना, ये सवाल में सिर्फ हर का चेक करेंगे, और हर के चेक करने के बाद जो कटने वाला है उसको कटा लेंगे। अगर ये सवाल आपसे ना बनने वाला हो तो बाद में बनाएंगे लास्ट में, ठीक है, इसको शुरुआत में ना बनाए, क्योंकि टाइम टेकिंग सवाल है थोड़ा सा ये, ठीक है। छोटा वाला तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन जो बड़ा होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसलिए इसको बाद में बनाइएगा लास्ट में टाइम के अनुसार। चलिए अब देखिए यहाँ वाला निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत पूछा है, कहने के मतलब है 2 के पावर n
और गुना 5 के पावर n होना चाहिए, जिसका हर का परिमीकरण 2 और 5 के रूप होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर 2 और 5 के रूप में नहीं है, ये आंसर होगा ही नहीं। यहाँ भी 2 के 5 के रूप में नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहीं 2 के 5 के पावर नहीं है तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ मिल गया और 5 मिल गया। पावर चाहे कुछ भी रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए आगे ध्यान दे दीजिए। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 90 के मान कितना होता है? 1 होता है, लगा दीजिए स्क्वायर। टेन 45 के मान कितना होता है? 1 होता है, लगा दीजिए इसमें भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर दिया तो 1 के स्क्वायर 1 कर दीजिए, 1 के स्क्वायर 1 कर दीजिए, 1 में से घटाइए। गोपाल जी कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 0 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे ये सवाल में दिया गया है, इस सवाल का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो देखिए इस सवाल में सिंपल सा क्या करना है, कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए और गुना लगा लीजिए। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं तो गुना माना जाता है। 1 + टेन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो बताइए कॉस थीटा गुना सेक थीटा क्या होता है? 1 हो जाएगा इसका आंसर। स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यानी कि सी राइट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में ना इस तरह से नहीं बोलता, अगर यहाँ पे 2 लगा के बोलता कुछ इस प्रकार से, तो फिर बदल जाता। यही राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपको त्रिकोणमिति के फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं सो ईमानदारी से, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए tan 30 के मान कितना होता है? tan 30 के मान बता दीजिए 1/√3 होता है। कल हो के आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा tan 60 के मान कितना होता है, तो इसका भी बता दीजिए कितना होगा। रूट में 3 हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए tan 45 के मान कितना हो जाएगा? tan 45 के मान 1 हो जाएगा। tan 90 के मान बता दीजिए तो अपरिभाषित हो जाएगा। tan 0 डिग्री के मान बता दीजिए कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम आते हैं, फिर पूछेंगे cos 60 के मान बता दीजिए। cos 60 के मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। लास्ट में हम फार्मूला पूछेंगे, अभी फ़िलहाल हम चलते हैं ताकि यहाँ पे फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? 1 आना चाहिए। तो इसका आंसर की बात करते हैं, तो इसका आंसर देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। डी कैसे आया चलिए बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। sin 45 के मान कितना होता है? 1/√2 गुना 1 है तो ऊपर 1 रखिए। cos 45 के मान होता है 1/√2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे 1 है, इसमें नो चेंजिंग होगा। 1/√2 गुना लगा लीजिए, यहाँ पे 1 गुना और √2 को ऊपर में ले जाइए और ये वाला 1 जो है नीचे आ जाएगा। √2 से √2 कटेगा तो 1 आंसर आएगा आपको, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी से आ रहा है। आगे ध्यान दीजिए, ये सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझिएगा। ये ऐसा सवाल पक्का आने वाला है आपके पेपर में, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा? प्रथम 20 पदों का योगफल के फार्मूला बता दीजिए। पहले फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी होगा। यही फार्मूला होता है योगफल की। और एक फार्मूला और होती है, वो भी हम लिख देते हैं। बता दीजिए SN बराबर n/2 और a प्लस an, ये भी फार्मूला होता है योगफल का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक फार्मूला ये होता है समांतर श्रेणी का कोई भी जो पद निकालने की, तो a प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये तीनों फार्मूला अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो ध्यान रखना है। तो चलिए हम अभी बना देते हैं यहाँ पर इस सवाल को। तो देखिए 20 पदों बोला है ना, तो 20 पदों, जब भी क्वेश्चन में बोले कि प्रथम 20 पदों का योगफल, तो ये हमारा किसका मान होता है? n के मान होता है, n का मान होता है, ठीक है। यानी n के मान कितना है? 20 है, ठीक है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। यहाँ पे n के मान कितना दिया बता दीजिए। n के मान 20 दिया हुआ है। प्रथम क्वेश्चन में बोले कि प्रथम 20 पदों का योगफल, तो n का मान 20 दिया है। तो लिख दीजिए 2
और यहाँ पे 2 ए के मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर शुरू वाला जो होगा ना हमेशा ए के मान होगा। ए का मान है 1 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस रख दीजिए। एन के जगह पे कितना लिखना है, 20 लिख दीजिए, यानी यहाँ पे एन है तो एन के जगह पे 20 लिख दीजिए, 20। कलर दूसरा लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे माइनस में 1 लिखिए और डी के मान निकालना बड़ा आसान है, तो 4 में से 1 घटा यानी दूसरा पद है जो दूसरा नंबर के है ना, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो आपको 3 आ जाएगा। डी के मान लिख दीजिए 3, यहाँ पे कोष्टक में बंद कीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 से कटाइए तो 20 कट जाएगा 10 मरते में, लिख दिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 से 1 में गुना कराइए तो 2 आएगा, प्लस लिख लीजिए यहाँ पर ही। 20 में से 1 घटाइए तो 19 बचेगा। 19 में यहाँ पे कोई सिंबल तो गुना है तो 3 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 19 23 57, 19 23 57, 57 में 2 से गुना की, सॉरी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। 19 23 57, 57 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 59, और 59 में यहाँ पे कोई सिंबल तो 10 है, 59 में 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 590, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका आंसर 590 आ जाएगा, 590, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट। चलिए अगला सवाल पे आइएगा, ये रहा सवाल, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। आपसे क्वेश्चन को पूछा है समांतर श्रेणी में नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कह रहे हैं ध्यान से देखकर बनाइएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत होगा आपका। क्यों गलत होगा कि विद्यार्थी जो है नहीं पढ़ता है, यानी क्वेश्चन पूरा पढ़ता नहीं है, आंसर टिक करने लगते हैं। तो आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है तब टिक करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैथ के सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए हमें समांतर श्रेणी नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं। तो नहीं होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर नहीं होने के लिए तो समान संख्या नहीं बढ़ेगा ना समान संख्या घटेगा, तो नहीं होगा समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर चेक कीजिए 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, सॉरी 3 हुआ, 3 से 4 हो गया, तो यहाँ पे जो समान संख्या बढ़ रहा है तो समांतर श्रेणी है ना। यह भी चेक कीजिए 2 से 4 हो गया, 4 से 6, यानी 2 के बढ़त हो रहा है यहाँ पर 2 का, तो ये भी समांतर श्रेणी हो जाएगा। और ये भी चेक कर लीजिए 3 से 6 हुआ, 3 बढ़ गया, है ना, 3 बढ़ा यहाँ पर ही। और 6 से 9 हुआ, 3 बढ़ गया, 9 से 12 हुआ, 3 बढ़ गया, तो ये भी समांतर श्रेणी होगा। लेकिन इसको चेक कीजिए, देखिए याद रखिएगा ये वाला समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब भी क्वेश्चन में पावर में कह दे, पावर में कोई संख्या को बढ़ा रहा है, पावर में कोई संख्या को बढ़ा रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अगला पूछ लेते हैं हम आपसे, अगर पॉइंट में इस तरह से कह दे, सॉरी पावर में अगर बोल दे कि समांतर श्रेणी है तो नहीं होगा पावर वाला, ठीक है। एक बात और क्लियर कर लीजिए, अगर पॉइंट में बोल दे कि 0.3, 0.33, 0.3333, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। तो ऐसा सवाल पक्का आएगा, आप अच्छे से कर लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं इसको ध्यान से कर ही लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये सवाल देखिए आ गया, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है ये पूछा गया है। तो समांतर श्रेणी होने के लिए ध्यान दीजिए, अभी हम बताया है कि ये वाला देखिए पावर 2 दिया, पावर 2 दिया, तो ये समांतर श्रेणी होगा ही नहीं। ये भी पावर 2 दिया, ये भी पावर दिया, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए 1 से लेकर यानी 7 हो गया, तो यहाँ पे 6 बढ़ा है, 7 से 9 हुआ, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा कि समान संख्या नहीं बढ़ा, 6 बढ़ा है, तो शुरू में 6 बढ़ा है, लास्ट में यहाँ पे देखिए 6 बढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x से 2x हुआ है, तो यानी एगो x बढ़ा है, फिर 2x यहाँ पे हो गया है 3x, तो फिर यहाँ पे एगो x बढ़ गया है, यहाँ पे 3x से 4x हुआ है, फिर यहाँ पे भी एगो x बढ़ा है, तो जो कि समान संख्या बढ़ा है, यानी समान लेटर बढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, ये सवाल में बोला है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n² है, तो इसका छठा पद क्या होगा। ये सवाल आपको बाद में बनाना चाहिए, इसको अभी हम स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको बाद में बनाइएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा सवाल आपको बोर्ड में भी छोड़ना पड़ेगा, वरना बनाएंगे तो टाइम आपको बर्बाद हो जाएगा थोड़ा, और उसके चक्कर में आपको दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, सर्वांतर 2 है, तो उसका प्रथम पद क्या है। तो हम आपको क्वेश्चन छोड़ना भी सिखा रहे हैं, ठीक है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 सर्वांतर 2 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। ध्यान दीजिए,
यहाँ पे 5वां पद बोला है ना, तो आप क्या करिए, ये 5वां पद कितना बोला है, 11 बोला है, तो 11 लिख लीजिए, ठीक है। और इसका सर्वांतर का मतलब क्या होता है, सर्वांतर का मतलब होता है डी के मान, डी के मान कितना दिया 2, ठीक है। यानी ये लिख लीजिए। और 5वां पद बोला है तो 4 घट लिखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, 5वां बोला है ना, तो एगो घटा लीजिएगा, 5 में से एगो घटाइए तो 4 लिखिए, और डी यहाँ पे अपना से लगा दीजिए। अब बराबर में कितना दिया 11, 11 लिख दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन कहा है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे डी के मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो डी के जगह पे 2 लिख दीजिएगा। ए प्लस में 4 गुना डी के जगह पे 2 बराबर में 11। अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, ध्यान दीजिए, 4 दूनी 8, 8 को इस पार ले जाइए तो कितना हो जाएगा घटा के, जल्दी बताइए। तो घटा दीजिए ना, ध्यान दीजिए, ए बराबर 11 है तो 11 लिख दीजिए। और ये 4 दूनी 8 हुआ है तो माइनस में 8 कर लीजिए। तो 11 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये सवाल कर लीजिए ध्यान से, पासा वाला। एक पासे की एक फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है, जल्दी बताइए। देखिए, एक पासा है, जब फेंकेंगे ना उसको, तो 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3, 4 या 5 या 6, इस तरह से। तो बताइए इसमें जो है 4 या 5, तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह से बोले ना, 4 या 5, 2 या 3, 2 या 3 कहे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों को लेना है। दोनों के लेने का मतलब ना है कि 5 4 9 जोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए। तो पहले बताइए, एक पासा में कुल परिणाम कितना होता है, 6 परिणाम होता है। एक पासा में एक पासा में 6 परिणाम होता है, और 2 पासा में 36 परिणाम होता है, 3 पासा में 216 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बोला है 4 या 5, तो देखिए 4 या 5 कितना बेर आएगा, इसमें एक एक बेर ही ना आएगा, तो दोनों एक एक बेर ही आएगा, तो कुल घटना कितना हो जाएगा, यानी संभव घटना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक बेर ई आया है, एक बेर ई आया, तो 2 बेर हो गया। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/3, 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ऐसा सवाल लेकिन आए तो आपसे बनेगा, लेकिन ध्यान से देखिए। पहले, एक वर्ष में एक महीना अगर ना बने तो छोड़ देना है इस सवाल को, ठीक है। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, तो इस जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है। देखिए, कोई भी वर्ष में कितना महीना होता है, टोटल 12 महीना होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये होता है ना इस तरह से। तो वो 12 गो महीना होता है, जिसमें से बोला गया है तो टोटल महीना कितना हो जाता है, यानी टोटल घटना एक वर्ष में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में 12 महीना होता है, 12 हो गया टोटल घटना। अब बात है, यहाँ बोला है जून या सितंबर होने की प्रायिकता, तो जून या सितंबर, इसमें कोई भी साल में जून या सितंबर कितना बेर आएगा, तो जून भी एक बेर आएगा, सितंबर भी एक के बार आएगा एक वर्ष में, तो ये दोनों कितना, 2 घटना हो गया, तो जोड़ लीजिए, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख लीजिए, 2 से कटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, सिक्का वाला सवाल पक्का आने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ध्यान देख लीजिए, ध्यान से देखिए। बोला 2 सिक्कों के उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। 2 सिक्का को उछालिए, दोनों पर शीर्ष आना चाहिए। शीर्ष का मतलब यह हो गया, यानी हेड, है ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो देखिए, 2 सिक्का को उछालिएगा तो फिर 2 सिक्का में कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम 4 हो जाएगा, है ना। कुल परिणाम तो 4 होगा। 2 सिक्का को उछालेंगे तो देखिए, एक सिक्का यानी एगो में हेड आएगा तो एगो में टेल आएगा, एगो में टेल आएगा तो एगो में हेड आएगा, फिर एगो में हेड हेड आ जाएगा, है ना, और एगो में टेल टेल आ जाएगा, एगो में टेल टेल आ जाएगा। तो कुल परिणाम ना हो गया। तो बोला है दोनों पर शीर्ष आना चाहिए, तो दोनों पर शीर्ष कितना बेर आया है, दोनों पर, 2 सिक्कों के उछाल में दोनों पर शीर्ष आना चाहिए, तो दोनों पर शीर्ष कितना बेर आएगा, एक के बेर आएगा, तो 1/4 इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पर शीर्ष यहीं पर आया है, दोनों पर शीर्ष, यहाँ पे देखिए ये गलत है ऑप्शन, है ना, वो नहीं होगा। तो दोनों पर शीर्ष यहाँ पे एक बेर आएगा, ठीक है, एक बेर, देखिए एक बेर आया, दोनों पर आना चाहिए, तो एक बेर ये पर आया, एक बेर, है ना, तो दोनों पर आया, राइट हो जाएगा 1/4। आगे ध्यान दीजिए, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो आने वाले अंकों का अंतर शून्य होना चाहिए, शून्य की प्रायिकता होगी। देखिए 2 पासा जब फेंकते हैं ना, तो उस पर अंकों का अंतर हमको कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए बताइए, अगर हम फेंकेंगे तो 1,1, या इसका अंतर शून्य नहीं आएगा, 2,2, इसका भी अंतर शून्य आएगा,
है ना। 3,3 अंतर शून्य आएगा। 4,4 अंतर शून्य आएगा। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। और 5,5 अंतर क्या आएगा, यानी 5,5 के घटाओ क्या आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पे 6,6 कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो ये इसका मतलब यह हो गया। तो संभव घटना पहले बताइए, दो पासा बोला है तो दो पासा में कुल घटना कितना होता है, 36 होता है। तो 36 लिखिए। और संभव घटना कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए और घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 से घटाइए, 6 छक्के 36, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, ये सवाल ध्यान दीजिए। बोला गया यदि पी फंक्शन ई बराबर में 0.02, तो पी फंक्शन ई बराबर क्या होगा, जल्दी से बना लीजिए। तो देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो आप एगो 1 लिख लीजिए, 1 लिखिए, ध्यान से देखिए, 1 लिख लीजिए और पॉइंट लगाइए, दशमलव के बाद 2 अंक लगा लीजिए। कि 2 अंक है तो 2 अंक लगाइए, 3 अंक रहेगा तो 3 अंक, 10 अंक रहेगा 10 अंक, 5 अंक रहेगा तो 5 अंक। तो ठीक है, लगा दिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं, पूरा को उतार दीजिए सामने सामने। सामने कैसे उतारिएगा, तो देखिए 0 यहाँ लिख लीजिए और दशमलव यहाँ पे दिया हुआ है तो दशमलव इसके सामने हो गया। और 0 सॉरी यहाँ पे ही 0 होगा, मिस्टेक कर दिए है ना, मिस्टेक है, 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.02 घटा लीजिए। तो 10 में से 2 घटाइए 8, ये 10 में से 2 घटाइएगा तो 8, ये बच गया 9, 9 में से 0 घटाइएगा तो 9, और यहाँ पे एक हाथ से इसको दे चुका है तो बच गया 0, 0 में से 0 घटेगा 0, यानी 0.98। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। देखिए ये सवाल देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा गया 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा के मान क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा के मान होता है, फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कोई विद्यार्थी सी मारा हुआ है जो कि गलत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए 1 + में tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या आप बता पाएंगे, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो सेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल सब है तो आप लोग अच्छे से इस सबको कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है कि बहुलक होगा, बताइए इसमें बहुलक कौन सा है, बहुलक इसमें कौन है, सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है इसमें, देखिए ध्यान से। तो देखा जाए तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और कहीं पे है नहीं है 5, और 9 9 2 बेर आयल है, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आंख लगा के सही से देखिएगा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे बोला गया है कि प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन में जब भी कह दे कि प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 होता है। n के मान कितना दिया है, n मान लीजिएगा, तो 6 और +1 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इस सवाल को सीधा कहते कि प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, 6 बोला है, 6 में 1 जोड़ के बोलेंगे 7 हो जाएगा, है ना। 6 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। एक बात ध्यान रखिए फिर से, जब क्वेश्चन सम कहे ना तब आपको 6 यानी क्वेश्चन बोले कि यानी 8 9 10 यानी इसे बोले, है ना। प्रथम 8 है, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रथम 10 सम संख्या का प्राकृत माध्य क्या होगा, है ना, इस तरह से बोलेगा। तो आपको अभी जैसे यहाँ पे बोला है प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का माध्य, तो 6 बोला है तो 6 में आप एगो जोड़ दीजिए। 9 बोलता है तो 9 में एगो जोड़ देते, तो अभी 6 बोला है तो 6 में एक जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है वर्ग अंतराल 2 5 7 के वर्गों की लंबाई क्या है। वर्गों की लंबाई पूछा गया है, वर्गों की लंबाई निकालना दम लल्लू राम है। 5 में से 2 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 3 हो जाएगा वर्गों की लंबाई। ठीक है, तो ये चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। वर्गों की लंबाई, देखिए वर्गों की लंबाई कैसे निकालते हैं, देखिए यही तो है, ये तरीका है। अगर रहता है 10 से 20, है ना, और 20 से 30 रहता है, और 30 से 40 रहता है, तो वर्गों की लंबाई कैसे निकालते हैं बताइए जल्दी। तो वर्गों की लंबाई इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, है ना, इसको बोलते हैं ना वर्ग अंतराल। तो वर्गों की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है तो कैसे निकालते हैं, तो अब इसका अंतर ही तो लेते हैं, डिफरेंस। तो कहते हैं कि अंतर, तो वही अंतर तो यहाँ पर निकलेगा, 5 में से 2 घटेगा 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए।
आपको वर्ग चिन्ह थोड़ी बोला है, ठीक है। चलिए, अगर यह क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अरे हटो ना रे, यही क्वेश्चन में अगर कहता वर्गों की लंबाई नहीं, यहाँ पे बोलता वर्ग चिन्ह, तब हम इसमें जोड़ लेते, ठीक है, जोड़ के दूसरे भाग करते। आगे ध्यान दीजिएगा, बोला है यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए, ये सवाल बनाने के लिए एकदम सिंपल टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, माध्य जब भी दे दे ना, जो भी माध्य दे, सम, यहाँ भी क्वेश्चन में बोला है विषम संख्या के, हो सकता है आपके एग्जाम में बोल दे सम संख्या के, तो उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं, हो सकता है बोल दे अभाज्य संख्या के, है ना। तो ध्यान से देखिए, इसको बनाने के लिए हम 2 तरीका बताएंगे। एक तरीका तो ये है कि देखिए, पहले बताइए विषम संख्या कौन होता है, 1, 3, 5 होता है ना। इसी तरह जाता है 7 डॉट डॉट तक जाता है ना। तो पहले एक बात बताइए कि विषम संख्या में जो संख्या के अंतर है कितना का है, 2 का है, यानी 3 में से, यानी 5 में से 3 घटाइए तो 2 का अंतर है, 7 में से 5 घटाइए तो 2 का अंतर है। तो इससे क्लियर कट बात यहाँ पे पता चल गया कि यानी विषम संख्या में जो अंतर होता है वो 2 का अंतर होता है। तो हमको यहाँ पे मालूम नहीं है संख्या 4 वो कौन है, तो मान लेते हैं x है वो संख्या, और x है तो अंतर कितना आता है, दूसरा संख्या पता करने के लिए तो x फिर लिख देंगे, और अंतर हम जो पता किए हैं अभी 2 अंतर है, वही अंतर इसमें जोड़ देंगे, तो हमको दूसरा संख्या पता चल गया। फिर हमको तीसरा पता करना है तो x लिखेंगे, और फिर इस 2 में फिर एगो 2 और जोड़ देंगे, यानी x प्लस में 2 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा 4, है ना, 4 हो जाएगा। फिर हमको चौथा संख्या पता करना है तो फिर लिखेंगे x, और इस 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी संख्या अभी हमको पता नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस 6 जो 4 गो संख्या है, 1 गो 2 गो, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो, तो चारों संख्या के जो माध्य है वो हमारा 6 है। तो माध्य निकालना है तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम कलर चेंज किए हैं, इस सब को जोड़ लीजिए, इस सब को जोड़िए। देखिए x वाला पहले जोड़िए, 1 गो x 2 गो x 3 गो x 4 गो x, तो 4 गो x हो गया टोटल, तो हम 4 गो x यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख दिए। अब प्लस सब में है, यानी माध्य बोला है तो प्लस ही होगा, यहाँ पर ही प्लस लिख लीजिए। अब संख्या को जोड़िए, संख्या कौन कौन है तो जोड़िए, 2 यानी 4 6 और 6 12, यानी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी प्लस की 12 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना संख्या की बात किया हुआ है, 4 लगातार विषम संख्या के, तो आपको 4 नीचे लिख देना है, जितना के बोले उतना नीचे लिख दीजिए। और माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य 6 दिया है, 6 यहाँ पे लिख लीजिए। अरे तू कहाँ से आ गया, हटो, 6 यहाँ पे लिख दिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए। आप चाहे तो ऊपर में कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप गुना कर लीजिए। देखिए 4 से 6 में गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 24। तो पहले लिख लीजिए 4x और प्लस में 12 और बराबर में 24। 12 को इस पर लेकर घटा लीजिए, तो घटाइएगा तब 24 में से 12 घटाइए तो कितना बचेगा, 4x बराबर 12 बचेगा। 4 से घटाइए, 4 3 12, यानी x का मान निकल के आ गया 3। और x के मान जो निकल के आया है 3, तो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़का यही तो है x प्लस 6 वाला, बस इसको उठा के इसमें जोड़ दीजिए, यानी x की जगह पे 3 रख दीजिए, तो 3 रख दीजिए और प्लस में 6, 6 और 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 9, यानी 9 आ गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। ये तो बहुत लफड़ा वाला तरीका हुआ है कि नहीं। टेक्निक क्या होगा, देखिए जब विषम संख्या कहेगा तो सीधा करेंगे, जो माध्य दिया है वो 6 को हम लिख लेंगे, यहाँ पर ही लिख दिए। और 5 यानी 6 से पहले जो संख्या आ रहा है, ये 5 जो है हमारा विषम संख्या है, लिख दीजिए। फिर 5 के बाद जो आएगा, यानी 5 से जो पहले आएगा विषम संख्या 3 आएगा, है ना। और 6 के बाद जो विषम संख्या, यानी 6 से पहले, यानी 6 के बाद कौन संख्या आएगा विषम संख्या में, 7 आएगा। और 7 के बाद कौन विषम संख्या आएगा, 9 आएगा। और हमसे क्वेश्चन कहा गया था, इसको छोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो ये बीच का जो दिया है इसको छोड़ के बात करते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। अब क्वेश्चन बोला गया है कि माध्य बताइए सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या यही तो है 9, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर सम संख्या बोलता, अगर कहता कि नहीं यहाँ पे सम संख्या है, बोलता है जैसे हम ही आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए प्रथम, यानी हम पूछ लेते हैं आपसे कि प्रथम 4 सम संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 4 सम संख्या का माध्य मान के चलते हम 8 दिए हैं, 8 दिए हैं ना, तो बताइए इसमें अगर 8 दिए हैं तो यहाँ पे 9 दिए हैं,
तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सीधा हम एक एग्जाम्पल दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से कैसे निकालते, सीधा करते 9 को लिख लेते यहाँ पर ही। और सम संख्या जब हम क्वेश्चन में कहे हैं तो आपको सम संख्या यहाँ पे 8 आ जाता, और यहाँ पर एगो फिर सम संख्या कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर आगे बढ़िए 9 से, तो यहाँ पे 10 आ जाता सम संख्या, एगो 12 आ जाता। और सबसे बड़ी चाहिए तो 12 इसका आंसर होगा, सबसे छोटी बोलता था 6 आ गया, आ जाता है आंसर, ठीक है ना। तो चलिए ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का आगे द्विघात समीकरण, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला द्विघात समीकरण इतना तक मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूल की प्रकृति निकालना है, ये इसमें का फार्मूला पक्का आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा तो पछताइएगा, ठीक है। तो इसमें का फार्मूला पक्का याद होना चाहिए आपको अच्छा से। देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा इसमें का फार्मूला, ठीक है। देखिए तो इसको निकालने के लिए मूलों की प्रकृति का फार्मूला होता है b² - 4ac। b के मान कितना दिया है, देखिए -6 दिया है, तो -6 लिख दीजिए। इसको लगाइए -4 गुना ए के मान कितना दिया है 2, ए के मान 2 दिया है तो 2 लिख दीजिए। और सी के मान कितना दिया है, सी के मान देख लेते हैं कितना दिया है, तो सी के मान 3 दिया है, 3 लिख लीजिए। 6 के स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार जब माइनस होता है यानी 2 बार, इसका मतलब क्या है 2 बार माइनस तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो हो गया माइनस लगाइए, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा, 24, 36 में से 24 घटाइए तो 12 बचेगा। और 12 जब डी के मान आ गया है तो ये वास्तविक असमान में जाएगा, ये हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। हम फिर से समझा देते हैं कि डी के मान कैसे वास्तविक असमान होता है, ध्यान से देख लीजिए। अगर डी के मान 0 आ गया तो वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा, ठीक है। अगर डी के मान 0 आ गया तो वास्तविक और समान हो जाएगा, ये बात आप क्लियर रखेंगे, समान हो जाएगा, इतना बात क्लियर है। अगर डी के मान यानी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, अरब आ जाए, डॉलर आ जाए, कुछ भी आ जाए, डी के मान सिर्फ पॉजिटिव में आए तो क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, है ना, यानी वास्तविक होगा और एवं असमान होगा, एवं असमान होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला बात एक और समझिए, अगर डी के मान नेगेटिव आ जाए, जैसे -1 आ जाए, -3 आ जाए, -10 आ जाए, -50 आ जाए, तब इसका आंसर की बात करें तो ये वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, ये इसका आंसर निकल के आएगा, या काल्पनिक होगा या आभासी होगा, ठीक है, ये आंसर निकल के आएगा, या काल्पनिक होगा या आभासी होगा या अवास्तविक होगा, या अवास्तविक होगा, ठीक है। तो ये आप तीनों बात को ध्यान रखेंगे वरना आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अवास्तविक होगा, ठीक है। तो अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर हम बता दिए हैं, कौन आएगा, वास्तविक असमान, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये विद्यार्थी जो है वैसे विद्यार्थी ना बनाए जिनसे सवाल में गड़बड़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वैसे विद्यार्थी बना सकते हैं जिनको आता है, ठीक है। अब सवाल का बनाने के लिए 2 तरीका है। एक तरीका तो यह है कि ये वाला मान इसमें पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो यहाँ पर यह है कि 1 मोल दिया हुआ है, तो आप एक तरीका ये भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, यही वाला मान इसमें पुट कर देते हैं जहाँ पर x है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 2 गुना, ध्यान दीजिएगा, 2 गुना x का मान कितना दिया है, ये देखिए x का मान देंगे, है ना, अल्फ़ा का मतलब समझ लेंगे कि x का मान है, तो माइनस में 3/2 रख लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा। माइनस यहाँ पे x का मान कितना दिया है, x का मान देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, माइनस में 3/2, तो यहाँ पर कर लीजिए माइनस में 3/2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में 6 लिख लीजिए बराबर में 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जब 0 आ जाएगा, नहीं यहाँ पे तो 0 आ जाएगा तो रही जाएगा आंसर, तो यहाँ पे रुकिए, इस तरह नहीं बनेगा तभी सवाल, इस तरह ये सवाल नहीं बनेगा। चलिए ऐसे बना लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मूल पूछा जा रहा है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और एगो मूल दिया हुआ है, एगो मूल मतलब अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान दिया हुआ -3/2 हो जाएगा, हो गया, प्लस बीटा के मान नहीं बताया है, वही बोला है कि एगो मूल और बताइए, तो यही नहीं मालूम है, तो बीटा के मान नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी के मान इसमें क्या दिया हुआ है, देखा जाए तो -1 दिया हुआ है,
तो -1 लिख लीजिए। अगर कुछ भी नहीं तो 1 दिया हुआ है ना। ए के मान कितना दिया है बताइए जल्दी। ए के मान देखिए तो 2 दिया हुआ है ना, तो 2 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या करना है, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर माइनस कैसे आएगा, प्लस है ना आएगा, तो इस गड़बड़ी हो गया ना। यहाँ ध्यान से देखिए, मिटा देते इसको, प्लस आएगा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ फार्मूला में माइनस तो प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखिए ये माइनस के 3/2 है ना, तो बराबर के इस पर लाएंगे तो प्लस के हो जाएगा 3/2, तो बीटा लिख लीजिए। और यहाँ पे हो जाएगा आपको 1/2 और प्लस में हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये माइनस के 3/2 इस पर आएगा तो प्लस के हो जाएगा, राइट। अब देखिए 2 कैल्शियम जब हर समान होता है तो जोड़ लेते हैं, 2 लिखेंगे और 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 2 से 2 कटा लीजिए, 2 नी 4, इसका आंसर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, बी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे, ये सवाल सब विद्यार्थी ना बनाएं, हम जो बोल रहे हैं वो उसको ध्यान से सुनिएगा। ये सवाल आप वैसे विद्यार्थी ना बनाएं जिनसे माइनस प्लस की समस्या होते हैं, ठीक है, तो वो ना बनाएं। आगे देखिए, ये सवाल ध्यान दीजिए। इस सवाल में देखिए पी के मान जब कहेगा ना तो आप एक्स जहाँ होगा वहाँ पे मान पुट कर देंगे। चलिए रख देते हैं, तो जहाँ पे तो 2 गुना एक्स के जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक है। तो 2 रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाइएगा, -7 गुना एक्स की जगह पे कितना रखना है, 2 2 रख दीजिए, माइनस का पी बराबर में लड्डू हो गया, गुना कर लीजिए 2 और 2 के स्क्वायर 4 है ना, -7 दूनी कितना हो जाएगा 14 लिख लीजिए, और माइनस में पी बराबर में गोपाल जी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 - 14 और बराबर ही पी को इस पार ले जाइए है ना, तो प्लस के हो जाएगा, तो बराबर के यानी प्लस के पी। 14 में 7 घटाइए कितना बचेगा 6, यानी -6 बच जाएगा, पी के मान -6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला यदि द्विघात समीकरण मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। अब ध्यान से इसको मान पुट कर दीजिए, अब ज़्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा के माइनस के b/a, और यहाँ पे इसको अरे क्या लिख दिए, माइनस के b/a के होल स्क्वायर और -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला था c/a, c/a। तो बताइए ध्यान से, तो -b के मान कितना दिया है 5, तो b के -5 दिया है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, तो 5 लिखेंगे, और a के मान कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे, -2 गुना एक c के मान कितना दिया है 2 दिया है, 2 लिख लीजिए, और a के मान कितना दिया है 3 दिया है, 3 लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 5 के स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 25, 3 के स्क्वायर कर दीजिए 9, और यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, 2 में 2 से गुना करिए कितना हो जाएगा 4, और नीचे में 3, एलसीएम लीजिए, 9 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 25 माइनस 3 3 9 4 3 12, 25 में से 12 घटाइए तो 13, और नीचे में 9, 13/9 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, 13/9। तो ये सवाल जो है, कहने का मतलब यह है मेरा, ध्यान से सुन लीजिए, वैसे विद्यार्थी ना बनाए इस सवाल को, कोई भी मतलब पहले सबसे आसान सवाल बनाए, ठीक है, और जब आप देखें कि ना बने तब ये सवाल को बनाए, ठीक है। ये सवाल टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो इस सवाल के शुरुआत में ना बनाए कोई भी विद्यार्थी, ठीक है, और बाद में बनाए इसको, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण युग्म को बताना है कि इसमें से संगत असंगत। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, देखिए सबसे पहले असंगत असंगत निकालने का फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2, बस यही फार्मूला है। a1 के मान कितना दिया है 5 रख दीजिए, a2 के मान कितना दिया है, a2 के मान देखा जाए तो कितना दिया है 7, तो 7 लिख लीजिए, बराबर यहाँ पे, तो ऐसे नहीं निकालिए, रुकिए ऐसे निकाल देते हैं, 1 मिनट, a1/a2 चेक कर लीजिए, a1 का मान कितना दिया 5, a2 का मान कितना दिया 7 लिख लीजिए, हो गया। b1 के मान निकाल लीजिए, b1 के मान कितना दिया -4, तो -4 लिख लीजिए, और b2 के मान कितना दिया है +6, तो सीधा 6 कहिए, तो घटाइए 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यानी -2/3। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो गो मान अलग अलग आए, 2 गो मान जब अलग अलग आए तो वो प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है।
और एक हल होता है उसका, और वो संगत होता है। क्या होता है? संगत, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और संगत को ही बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अभी जो हम ये सवाल कराए हैं, ये सवाल पर जितने भी फार्मूला है आप याद कर लेंगे। ये उस पर के आधारित फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र समांतर हो तो हलों की संख्या हो। देखिए जब समांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। ये हम आपको बताए हुए हैं, कोई हल नहीं होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। जब ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़बरदस्ती कोई नहीं मार दीजिएगा ऑप्शन। अब ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ पे ये सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान दीजिएगा, कितने हल होंगे? तो हल निकालने के लिए सिंपल है, A1/A2 चेक करेंगे। A1 का मान कितना दिया है? 1 दिया है, कुछ भी नहीं तो 1 है। A2 के मान कितना दिया है? 3 दिया है, कुछ भी नहीं तो 3 है। B1 के मान कितना है? निकाल लीजिए, B1 B2। B1 का मान कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 लिख लीजिए। B2 के मान कितना दिया है? ध्यान से देख लीजिए, 6 दिया है, तो 6 लिख दीजिए। 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 1/3 आ गया। फिर अगला चेक करेंगे। अब चेक करेंगे अगला, यानी C1/C2। ध्यान से देख लीजिए, कलर दूसरा लेते हैं, ध्यान से देखिए। C1 का मान कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 लिख लीजिए, 3। और C2 के मान कितना दिया है? 9, तो 9 लिख लीजिए, 9। 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, सॉरी 3 दिया 9, 1/3। जब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से, जब तीनों मान समान हो, जब तीनों मान समान हो, यानी तीनों मान एक ही जैसा हो, तो इसका अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा, अनेक हल होगा, संपाती कहिए इसको, है ना, संगत कहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको जूमिंग ले लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा कट रहा है ना, ये रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। बोला गया है इतना का भाग दीजिए, तो भागफल का घात क्या होगा? ध्यान से देखिए, भागफल का घात निकालने के लिए ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा जो घात है, सबसे बड़ा जो घात है उसको लिख दीजिए। और सबसे छोटा इसमें घात क्या है? x है। तो x का अगर कोई संख्या, अगर कोई लेटर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका पावर 1 नुकायल रहता है, इसका पावर 1 नुकायल रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पावर जब 1 नुकायल है इसका, तो पावर ये वाला छीन लीजिए ना हम लोग, तो छीन लेंगे तो क्या आएगा? इसके बगल में लिख देंगे और माइनस कर देंगे। जब घात निकालना हो भागफल में, यानी भागफल के घात पूछा है तो भाग देंगे तो घात निकलेगा। तो 4 में से घटाइए, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर सीधा कोई लेटर जो लिखा हुआ है उसमें कोई घात उत नहीं है तो 1 माना जाता है। 4 है यहाँ पर ही, तो 4 में से यहाँ पर 1 है तो घटा लीजिए 1, तो कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे ध्यान दीजिए, ये सवाल देखिए फिर से आ गया है। ये सवाल पहले जैसा नहीं है, यानी पहले था शून्यक निकालना, शून्यक दिया था, लेकिन अब जो है शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो ये दोनों सवाल, इस तरह के सवाल को कन्फ्यूजन दूर करके कॉपी में नोट करके ध्यान से रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से सवाल आने वाला है। देखिए बोला है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है, गुणनफल 2 हो, तो द्विघात बहुपद है। एकदम सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिए। फार्मूला अभी जस्ट बताए थे आपको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। बस फार्मूला लगा दीजिए जल्दी से, फास्ट में लगाइए ध्यान से फार्मूला। देखिए x² लिखेंगे माइनस अल्फ़ा का मान कितना दिया है? देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, योगफल जब दे दिया है ना, तो ये आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है। जब क्वेश्चन में बोल दे योगफल, ध्यान से सुन लीजिए, जब क्वेश्चन में योगफल दे देना वो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा, और फिर क्वेश्चन में गुणनफल दे देना तो वो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 3। तो 3 दिया है तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, और यहाँ पे फार्मूला में x है तो x को लगा लीजिए, फिर प्लस लगाइए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? -2, तो यहाँ पे -2 लिख लीजिए, हो गया। यानी इस पूरा का जगह पे -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x² माइनस 3 और ये वाला x है तो x साथ में आएगा, और प्लस गुने माइनस क्या हो जाता है? -2, यानी x² माइनस में 3x माइनस में 2 इसका आंसर होगा। चलिए यहाँ पे कहाँ पर ऑप्शन है? x² माइनस 3x माइनस 2 कहाँ पर इसका ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल देखिए ध्यान से सुन लीजिए, ये सवाल और ये सवाल, कहने का मतलब ये वाला सवाल और ये वाला सवाल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दोनों सवाल अलग अलग है। ठीक है, ये सवाल कैसे बनता है कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये सवाल कैसे बनता है कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी ही
ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनता है, फिर से इसको बना देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, बोला निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो देखिए ये सवाल वही बनाएंगे विद्यार्थी जिनको माइनस प्लस की समस्या नहीं है, वो भी बना सकते हैं ये सवाल, लेकिन लास्ट में बनाएंगे और अस्थिर से बनाने वाला सवाल ये सब है। मतलब उतना कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, लेकिन अस्थिर से कौन बनाएंगे, जिनको माइनस प्लस नहीं आता है वही ना अस्थिर से बनाएंगे। अस्थिर से बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन छूटेगा उनको, है ना। ध्यान देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स हो जाएगा प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान नहीं मालूम है, यानी अल्फ़ा का मान मालूम है तो 3 हो जाएगा, तो 3 लिख लीजिए प्लस बीटा, बीटा का मान कितना दिया है माइनस के 2, तो बीटा का मान दिया है माइनस के 2। याद रखिएगा उस सवाल अलग था, तो यहाँ पे माइनस के 2 नहीं है, माइनस के 10 है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 लिख लेंगे सीधा डायरेक्ट, और यहाँ पे एक्स लिखेंगे और प्लस लिखेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना दिया है 3, तो 3 लिख लेंगे गुना, और बीटा का मान कितना दिया है माइनस के 10, तो माइनस के 10 लिख लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कलर बदल रहा है, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर लिख लीजिए माइनस 10 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा 7 होगा, और माइनस में 7 होगा तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस के हम 7 कर देंगे, और यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, और प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 में 10 से गुना तो यानी 30 हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए में दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये सवाल ध्यान से देख लीजिएगा। इस सवाल में बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, यानी विद्यार्थी गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन में बोला जाए ना कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो वाई अक्ष पे बोला जाए तो देखिए ध्यान से, वाई अक्ष पे बोला जाए तो देखिए ध्यान से, पहले ध्यान से देखिए, पहले एक्स के मान होता है तब ना वाई के मान होता है। तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का रूप बोला जाए तो पहले वाई लिख लीजिए यहाँ पर इस साइड में, और यहाँ पे बगल में 0 लगा दीजिएगा। इसका आंसर 0 कमा वाई होगा, जो कि ऑप्शन में कोई में दिया ही नहीं है ना, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 0 कोमा वाई रहता तो फिर इसका आंसर यहाँ पर कोई हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, है ना, डी में नहीं है। अगर क्वेश्चन में यही में कहता कि एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की रूप होगा, जब क्वेश्चन एक्स अक्ष लगा के पूछे ना, कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर अब कहीं यहाँ पर बोल दे एक्स अक्ष लगा के, तब इसका आंसर क्या हो जाता, शुरू में यानी एक्स होता है तो एक्स लिख देते और कॉमा 0, ये आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। समझ रहे कि नहीं, कहने का मतलब वाई अक्ष पर जब भी कहेगा तो आप वाई तो पहले लिखिएगा यहाँ पर ही, और कॉमा बगल में 0 होगा। इस तरह के फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि ऑप्शन कहीं नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ गए, चलिए उम्मीद है समझ गए होइएगा इसको अच्छा से। आगे ध्यान दीजिए, बोला है यदि कॉस थीटा बराबर एक्स हो तो टेन थीटा का मान क्या हो। सिंपल है, कॉस थीटा का फार्मूला हमको लोग का मालूम है, बी बटा एच होता है, और इसका मान कितना दिया है यानी एक्स दिया है। तो देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं था, एक माना जाता है, यही वाला उठा कर दिए है। तो टेन थीटा पूछा जा रहा है, टेन थीटा फार्मूला क्या होता है, पी बटा बी होता है, पी बटा बी। तो बी के मान कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ना, बी के मान कितना दिया हुआ है, एक दिया है, नहीं बी के मान आपको एक्स दिया है, बी के मान एक्स दिया है। देखिए ध्यान से, बी के मान एक्स दिया है तो नीचे में आपको एक्स लिखना पड़ेगा। बी के मान कितना दिया है एक्स, यानी बी के जगह पे एक्स लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए। ऐसा सवाल डायरेक्ट बने इस तरह, एक्स कहाँ पर नीचे में दिख रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, अरे 2 गो में आप दिख रहा है आपको, है ना, 2 गो में दिख रहा है, तो फिर तो आपको चेक करना होगा। चलिए देखिए चेक कर लेते, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, नीचे में एक्स क्लियर है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। अभी 2 ऑप्शन से लड़ाई है कि कौन ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला लगाएंगे हम लोग कौन, यानी कि पी वाला, है ना। पी के फार्मूला लगा लेते हैं, पी बराबर रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो एच के मान कितना दिया है, एक दिया है तो एक लिख लीजिए, और बी के मान कितना दिया है एक्स है तो एक्स लिख लीजिए, यानी माइनस और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप रखिएगा तो रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर कहाँ पर दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए,
तो वही सवाल आसान था। अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। tan 25 डिग्री है तो इसको वही रहने दीजिए। tan 65 डिग्री को बदल दीजिए। tan का पूरक क्या होता है, cot। आप इसको भी बदल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कोने ए के बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे tan के पूरक cot हो जाता है, 65 डिग्री का पूरक 25 डिग्री होगा। नहीं, 90 में से 65 डिग्री घटाएंगे तो 25 डिग्री गुना, और tan 25 डिग्री है तो tan 25 डिग्री लिख दीजिए। tan में 25 डिग्री, बताइए tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है तो बराबर में कितना दिया है, यानी कितना दिया है, एक होता है ना। अब बराबर में कितना दिया है, साइन है, तो साइन ए लिख लीजिए। साइन ए, बताइए साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 के 1 मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि साइन 90 के मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे बोला गया इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे गुना दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान देखना है कि यहाँ पे कौन सा सिंबल दिया है, माइनस दिया है कि प्लस दिया है कि भाग दिया है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर गुना दिया है तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे साइन का पूरा कॉस, कॉस के पूरा साइन, tan का पूरा कॉट है, बिल्कुल जोड़ने पर 90 पूरा है। ध्यान से देखिए, ऐसा सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं, पूरक देखिए और जोड़ने पर जब 90 पुर जाए, 90 पुर जाए तो इसका आंसर 1 होगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लेकिन कंडीशन होना चाहिए, गुना होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। गुना होगा तभी 1 होगा। अगर इसके बगल में इस तरह के सवाल देके पूछ ले आपसे कि बताइए कि साइन में 59 डिग्री और बटा में यानी कॉस में 31 डिग्री और गुना फिर दे दे आपको टैन में 72 डिग्री और फिर यहाँ पे दे दे यानी कि कॉट में 18 डिग्री और यहाँ पे गुना लगा के बोल दे 2, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। जब पूरक हो तो यहाँ पे 2 लगा के बोल दे तो इसका आंसर 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो यहाँ पर लगा देगा फिर वही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये भी आप एक्स्ट्रा में ध्यान रखेंगे। अभी सवाल का बताइएगा आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। देखिए सिंपल फार्मूला लगा लीजिए, tan का फार्मूला होता है P/B, tan का फार्मूला होता है P/B और यहाँ पे P/B तो यानी 12/5 दिया हुआ, 12/5, पी के मान हो जाएगा 12, बी के मान हो जाएगा 5। साइन का फार्मूला क्या होता है P/H, P/H है ना, P/H। तो P/H होता है फार्मूला। तो ध्यान दीजिए P के मान कितना दिया है 12, P के मान कितना दिया था, पहले 12 लिख लीजिए। तो 12 देखिए चेक कीजिए कहाँ कहाँ ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, चेक हो गया। अब 2 ऑप्शन से लड़ाई है हमारा, तो एच हमको निकालना है। एच के फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर में P² और प्लस में B² है ना। तो P के मान कितना दिया हुआ, P के मान देखिए जल्दी से कितना दिया है। P के मान देखा जाए तो 12 दिया है ना। H निकालना है तो P के मान 12 दिया है, 12 लिख लीजिए। और हमको B के मान कितना दिया है, B के मान 5 दिया है, हो गया। 12 के स्क्वायर 144 होता है, 144 प्लस में 5 के स्क्वायर 25 है ना। जोड़ लीजिए सबको तो कितना आ जाएगा 13, यानी 169 आएगा जो आपको रूट में। 169 के वर्गमूल कितना आ जाएगा 13 इसका आ रहा है, यानी H के मान 13 हो जाएगा, 12/13 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा स्पीड कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 घंटा 2 मिनट की वीडियो हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, देख लीजिएगा बहुत अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। ये बराबर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि यदि इतना इतना है तो देखिए जहाँ पर ए दिख रहा है ना, इसमें जहाँ पर ए दिख रहा है वहाँ पर 30 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है। 30 डिग्री चलिए लिख देते हैं। तो 2 गुना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तो गुना है ना। तो tan में 30 डिग्री बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर है, ठीक है। तो tan यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्क्वायर है और एक जगह पे कितना लिखना है 30 डिग्री लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 माइनस में tan 30 का मान कितना था 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से 1 में गुना करा लीजिए, कितना आ जाएगा 2। सबसे ये सवाल नहीं बनेगा, सब विद्यार्थी ना बनाए, ठीक है। जिनसे बने वही बनाए इस सवाल को। अब देखिए ध्यान से 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 √3 के स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2/√3 जस की तस रहेगा, 2/√3 जस के तस रहेगा। अब देखिए ध्यान से इसे गुना मारिए 3 और 3 में से घटाइए कितना आ जाएगा, तो आपको बच जाएगा यहाँ पर ही
देखिए ध्यान से, इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2/√3 है। अब इसको जब सॉल्व करें 3 में गुना मारिए 1 से, तो 3 और 3 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि फास्ट बनाना होगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2/√3 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे ऊपर में 3 जाएगा, नीचे में 2 आएगा, 2 से 2 कटा लीजिए, √3 से 3 को कटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। और ये कैसे करता है हम बताए हुए, तो √3 आ रहा है इसका आंसर, जो कि √3 tan 60 के मान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये रहा सवाल, देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहेगा, tan 45 यानी थीटा का मान 45 डिग्री दिया है। तो जहाँ जहाँ इसमें थीटा है, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 45 डिग्री रख दीजिए, तो रख दीजिए जल्दी से माँ। तो यहाँ पे 45 डिग्री रख दिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री रख दीजिए, 45 डिग्री रख दिए, प्लस है तो रहने दीजिएगा। यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख दिए, 45 डिग्री है ना, रखा गया। साइन 45 के मान कितना होता है, 1/√2, प्लस है तो प्लस लगाइए, प्लस है ना, प्लस लगा दीजिए। साइन कॉस 45 के मान 1/√2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए √2 के एलसीएम लीजिएगा तो √2 आएगा, और जब √2 आएगा, हर समान होता है तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कि 2 आएगा, है ना, 2 आ गया। अब √2 को कटा लीजिए, √2 से 2 को कटाइए तो कितना आ जाएगा, आपको रूट में 2 आएगा, और √2 कितना डिग्री के मान होता है, यानी सीधा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बोला है साइन, अरे क्या हो रहा है, ये तो बोला जा रहा है कि साइन 90 के मान कितना होगा। साइन 90 के मान बताइए कितना होगा। साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है, कॉस है, कॉस है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। बी में हम सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि बता दीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेक 90 डिग्री माइनस पी क्या होगा, तो बता दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर जल्दी से माँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक पी हो जाएगा। कल होके बोल दे आपसे एग्जामिनर कि बता दीजिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा कॉट थीटा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लास्ट में हम फार्मूला आपसे पूछेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि अल्फ़ा एवं यानी अल्फ़ा बराबर बीटा यानी बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फ़ा के मान और बीटा के मान 60 डिग्री दिया है। ठीक है, 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस अल्फ़ा, है ना, ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना है 60 डिग्री, जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे कितना लिखिएगा 60 डिग्री। बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान 60 डिग्री, तो रख दीजिए। अब बताइए 60 में से 60 घटाइएगा तो कितना बचेगा, लड्डू, यानी 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री के मान कितना होता है, जो 90 के मान होता है वही कॉस 0 डिग्री के मान होगा, जो कि 1 होगा इसका आंसर, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बंदर में दिया हुआ है। देखिए ये सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको लग रहा है कि इस साल 26 में फिर आएगा ये सवाल। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत विद्यार्थी गलत करते हैं। ध्यान दीजिए, हम इसका ट्रिक बताए हुए हैं कि ऊपर टैन उत्तर टैन, ऊपर टैन उत्तर टैन हो जाएगा, यानी अगर यही सवाल इस तरह से पूछता है इसका आंसर टैन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये सवाल है, अगर हम पूछते हैं आपसे कि बता दीजिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, है ना, ध्यान से देखिए, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, तो इसका फार्मूला, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर की बात करें तो देखिए ऊपर में कॉट, उत्तर हो जाएगा कॉट, है ना, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए मारिएगा, याद रखिएगा स्क्वायर वाला ही आंसर होगा, कॉट स्क्वायर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इस समझ में आ गया होगा। ये सवाल ध्यान दीजिएगा आप, इसमें क्या कहा गया है, देखिए इस सवाल को ना हम लोग बाद में बनाएंगे। ठीक है, बाद में चाहेंगे तो अभी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी अर्धगोला का वक्र परिक्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो अर्धगोला का फॉर्मूला लगाइएगा 2πr² और बराबर में लग दीजिएगा 1232 और आंसर लगा लीजिएगा। इसको अभी हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, टाइम टेकिंग है, आगे आते हैं। ये भी सवाल देखिए ध्यान से, ये सिंपल सवाल है, बना लीजिएगा जल्दी से क्योंकि कटेगा इसलिए। तो ध्यान दीजिएगा हम कितना नंबर सवाल की छोड़े हैं, चलिए करिए लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, चलिए करिए लेते हैं। 2πr² होता है इसका फॉर्मूला, है ना, अर्धगोला का फॉर्मूला का 2πr², और जो दिया हुआ है क्षेत्रफल उसको बराबर में लिखते हैं 1232 लिख दिए,
है ना। अब ज़्यादा नहीं, 2 गुना पाई के मान कितना होता है 22/7, आर के मान निकालना है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और 1232 है तो 1232 लिख दीजिए। अब इसको कटा लीजिए, जल्दी से कटाइए। देखिए इसको कटाना है तो ध्यान से कैसे कटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग कटा लेते हैं इसको 4 से कटा, 2 से कटा लीजिए पहले। 2 से कटाइए तो 2 छक 12, और 2 एकम 2, 2 छक 12, है ना। 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 छक 12 कट गया। फिर 22 से कटा लीजिए तो 22 से कटाइएगा, 11 से कटाइए पहले। 11 से कटाइएगा तो 11 पचे 55, 55 तो यहाँ पे 61 आ गया। 1 मिनट, गलती कटा दी कहीं पे। अर्धगोला का वक्र परिच्छेद है तो 2πr² होता है, तो उसकी त्रिज्या बताना है। तो 2 से हम लोग कटाए ना तो 2 छक 12 हो जाएगा, राइट है। और 2 एकम 2, 2 छक 12 सही है। 22 से कटा, 11 दूना 22 हम लोग कटा रहे हैं तो 11 से ही कट जाएगा ना। तो 11 पचे 55, तो बचेगा 6, हाँ कट जाएगा, 11 पचे 55 कट गया। 11 दूना 22, है ना। 11 से कट गया ना, 11 पचे 55, बच गया 6, तो 11 छक 66, 6 बचेगा यहाँ पर, सॉरी 11 छक 66। देखिए फिर से कटा देते हैं, फिर से कटा देते हैं, ध्यान दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट, फिर से कटाते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए कैसे कटता है, 2 से कटाएंगे इसको तो 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है। फिर 11 से कटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 11 से कटा रहे हैं इसको, कलर दूसरा लेते हैं तो 11 दूना 22 कट गया। 11 छके 11 दूना 22 कट गया। 11 पचे 55 बचेगा 6, 11 छक 66 कट गया। अब यहाँ से हम कटाएंगे कितना से, ध्यान दीजिए। फिर 2 से कटा लेंगे तो 2 से कटेंगे 2 एकम 2, 2 से कटाएंगे 28 मरते में कट जाएगा, कट गया 28 मरते में, यानी 28 मरते में कट गया 56। अब यहाँ 7 से यानी 28 में गुना कर देंगे तो यानी r² बचेगा, और 28 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 सत्ते 8 सत्ते 56 के 6 हासिल हो जाएगा 5, 2 सत्ते 14, 14 5 19, और 196 यानी स्क्वायर हटा देंगे, रूट आ गया, है ना। स्क्वायर के सीधे हटा दिए, रूट में कर दिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 14, यानी आर के मान 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग बना चुके हैं। आगे ध्यान दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना हो तो इसकी कोर की लंबाई कितना होगा। तो देखिए घन के विकर्ण से बोला है तो घन के विकर्ण के फार्मूला याद होना चाहिए। तो घन के विकर्ण के फार्मूला होता है भुजा गुने √3, भुजा गुने √3, यानी a गुना √3। भुजा बोले तब या a गुना √3 बोले तो बात एक ही है। अब कितना दिया है विकर्ण, कितना दिया है तो 2√3 दिया है, तो 2√3 लिख दीजिए बराबर में, जो दिया है उसको बराबर में लिख देते हैं, है ना। तो लिख दिए, √3 से √3 को काट दीजिए, और ए के जो मान निकल के आया है वही हमारा इसका कोर की लंबाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ये सवाल कहा गया है कि यदि किसी शंकु के वक्र परिक्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वैसे विद्यार्थी से ही सवाल बन जाएंगे बहुत जल्दी, वो जो फार्मूला इसको याद करके रखे हुए है वही विद्यार्थी सवाल को बना पाएंगे। जो विद्यार्थी के फार्मूला याद नहीं है वो सवाल ना बनाई वाला तो गलत होगा, भेटी ना मारे इस सवाल में। ठीक है, वो दूसरा बनाएंगे उसकी जगह पर। देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल के πr_l, पाई के मान 22/7, और आर के मान कितना है, आर के मान कितना दिया है, आर के मान 14 दिया है तो 14 लिख लीजिए, और एल के मान नहीं मुझे मालूम तो लिख दिए वही, और कितना शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल दिया है 880, तो इसको बराबर में लिखते हैं। याद रखिएगा जो चीज़ दिया जाता है उसको बराबर लिखते हैं। कटा लीजिए इसको, 22 चौका 88 हो जाएगा, यानी 4 मरते यानी 40 मरते में कट जाएगा, और 7 से कटा लीजिए इसको, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 40 दूना 80, यानी एल के मान जो हमारा आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। अरे डी में तो है ये नहीं है, गलती कटा दिए क्या, गलती कटा दी। 1 मिनट 1 मिनट, कोई बात नहीं, फिर से कटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल होता है πr_l, πr_l होता है। ठीक है, पाई के मान कितना होता है 22/7 लिख दिए, गुना आर के मान कितना दिया 14, त्रिज्या यानी 14 बराबर, यानी गुना लगाएंगे, एल के मान कितना है नहीं मालूम,
और कितना दिया है शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल 880। कटाइए इसको, है ना, कटा लेते हैं। देखिए ध्यान से, 22 चौका 88, 40 मरते कट गया, 7 दूनी 14। अच्छा, अब ये 2 से भी कटेगा, है ना, तो गुना हम मार दिए, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4 यानी 20, यानी एल के मान हो जाएगा 20। एल का मान 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो फार्मूला बेसिस सवाल आना है फिक्स से, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अर्धत्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण परिक्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण परिक्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सवाल को ध्यान से, ऐसा सवाल हम बनाए हुए एक वीडियो, वो हम वीडियो के लिंक भेज देंगे। ऐसा सवाल आपको कभी गलती नहीं होगा और एग्जाम में सही करके आएंगे। ऐसा सवाल का हम वीडियो भेज देंगे जो में सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी भेज देंगे। ध्यान दीजिए, 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 4-9 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब शुरू में क्वेश्चन में बोल दे कि बेलन की त्रिज्या चाहे परिधि की त्रिज्या, है ना, 2 बेलन की त्रिज्या, इस तरह से सवाल कहे तब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और लास्ट में बोल दे कि ऊंचाई इतना है तो आयतन का अनुपात क्या होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, 4 के स्क्वायर कर दीजिए कितना, 16 लिख दीजिए और ये 6 से गुना लगा लीजिए, अनुपात लगाइए, फिर 5 के स्क्वायर कर दीजिए 25, फिर 7 के गुना कर दीजिए, 16 छके 96 और 25 सते 175 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, B4 बंदर में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ध्यान रखिएगा, यही सवाल को उल्टा करके पूछेगा तो उल्टा करके पूछता, बोलता कि नहीं 2 बेलन के आयतन का अनुपात इतना है तो इसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो फिर आप वहाँ पे फंसेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस तरह से निकालना है। चलिए अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला है 2 गोलों का आयतन का अनुपात 64 है और 125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि आयतन का अनुपात दे दिया है तो आपको सीधा यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से रूट लगाइएगा, पावर 3 यहाँ लगा दीजिएगा और आपसे जो कहा है यानी आयतन तनी 64 कितना के क्यों होता है, 4 के क्यों होता है, तो 4 लिख लीजिए। और 125 कितना है क्यों होता है, 5 के क्यों होता है, लिख दीजिए। क्वेश्चन में बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसमें स्क्वायर लगा दीजिए और इसमें भी स्क्वायर लगा दीजिए और 4 के स्क्वायर कर लीजिए, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, सीधा आंसर हो जाएगा 16:25। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है। 38 बोला है, कौन सा पद 38 है, तो देखिए ध्यान से, इसको बनाने के लिए सिंपल फार्मूला है हम लोग का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे n का मान। तो देखिए ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चन में बोल दे कि कौन सा पद 38 है तो वो हमारा an के मान होगा। किसका मान होगा, an के मान होगा। समझ लीजिए फिर से, जब क्वेश्चन में बोल दे कि कौन सा पद 38 है तो an के मान हो जाएगा हमारा। ठीक है, an यानी अंतिम पद, an के मान कितना हो जाएगा 38 बराबर a के मान कितना दिया, शुरू वाला जो होगा हमारा a के मान होगा, यानी 5 हो जाएगा a के मान। ठीक है, प्लस n के मान कितना है नहीं पता है, लिख दीजिए -1। d के मान निकालने के लिए सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा। d के मान निकालने के, देखिए आप दूसरा पद में से यानी 8 में से 5 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी 3 हो जाएगा, सॉरी, है ना। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, तो देखिए 38 लिख लीजिए और ये 5 को ना इस पार लेकर घटा लीजिए। तो देखिए सीधा कहने का मतलब यह है, 5 माइनस में कर लीजिए, घटा लीजिए, यहाँ पे n माइनस में 1 हो जाएगा और यहाँ पे गुना में 3 कर लीजिए। 38 में से 5 घटाइए तो 33 और यहाँ पे n माइनस में 1 रहेगा और गुना में 3 रहेगा। अब 3 जो रहेगा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए इस 3 से ये 33 को काटेंगे तो 11 मरते में कट जाएगा, तो हमारा 11 बचेगा, बराबर में n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के 1 जो है बराबर के इस पर लाएंगे तो प्लस के 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हो जाएगा, n बराबर, जब माइनस के 1 इधर आएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा, तो प्लस के यानी n के मतलब 12 हो जाएगा, यानी 12वां पद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सर्वांतर ज्ञात करना एकदम आसान है। दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, यानी 5 में से 1 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ज़्यादा
अधिक करने की ज़रूरत नहीं। इस सवाल को आप लोग लास्ट में बनाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन बना सकते हैं या आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका यह है, a2 माइनस a1 बराबर में a3 माइनस a2, बस ये कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए a2 के मान कितना है ये वाला देख लीजिए, 2p + 1, 2p प्लस में 1 है ना, ध्यान दीजिएगा 1 कर दिए, हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए, बराबर a3, यहाँ पे एक मिनट माइनस a1 है ना, a1 के मान p + 1 है ना, p + में 1 और बराबर में a3 के मान है 4p - 1। 4 सब विद्यार्थी सवाल नहीं बनाएंगे, सबसे बनेंगे भी नहीं, है ना। 4p - 1, ऐसा सवाल एग्जाम में ना बनाए, ठीक है। टाइम टेकिंग है, बाद में बनाएंगे जब टाइम बचेंगे तब। माइनस लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव पे है। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2p + 1, 2p + में 1, बस ये अभी कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2p + में 1 और माइनस के p हो जाएगा, गुना मारेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, तो माइनस के 1 कट गया, 2p में से p घटाइएगा तो आपको बच जाएगा एगो p, है ना। इधर कर आप करिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4p माइनस के 1 और करिएगा तो माइनस के 2p माइनस के 1 ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो आपको इधर घट जाएगा, तो घटाइएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है, हम ऑप्शन से चेक कर देते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। हम ऑप्शन से चेक कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे p की जगह पे, तो p की जगह पे 2 रखेंगे, कुछ नहीं तो गुना है ना, गुना है, तो p की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे गुना है बीच में, है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पे 3 आया। और यहाँ पे 4 दूनी 8 हुआ है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ रहा है ना, 7 आ रहा था। देखिए 3 5 7 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 2 आएगा आंसर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखाचित्र पर नहीं है। जब भी क्वेश्चन में x दे के बोल दे, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, हमेशा सभी वाला आंसर होगा, ठीक है। सभी वाला ही इसका आंसर होगा, करेक्ट, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। सभी वाला इसका राइट आंसर होगा। अगर कल होके बोल दे कि y बराबर 2 लेखाचित्र पर क्या होगा, तब पर भी इसका आंसर सभी वाला होगा, जब वहाँ पर एगो y चाहे x गैप करेगा तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक निकालने का फॉर्मूला था b² माइनस में 4ac। b के मान कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, b के मान 7 दिया है, माइनस में 7 लिख दीजिए, गुना माइनस के एक मिनट -4 गुना a के मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिख दीजिए। c के मान कितना दिया है, माइनस में 7 दिया है, माइनस में 7 लिख दीजिए। सॉरी, c के मान आपको 6 दिया है, 6 लिख दीजिए, प्लस में 6 दिया है, एक मिनट, प्लस में 6। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 छक्के 48 हो जाएगा, 48 आ गया, 49 में से 48 घटाइए, माइनस के प्लस के 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, बोला है क्वेश्चन में कि कौन द्विघात समीकरण, स्पीड में चलेंगे, ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण पता करने के लिए देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है, चेक करते, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर चेक किया जाए तो ये भी द्विघात समीकरण है, यानी क्योंकि इसको जब इसको क्यों करिएगा तो ये आपस में ये वाला और ये वाला कट जाएगा, क्यों कटिएगा तो ये स्क्वायर बच जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण है ना। और इसको भी चेक करते हैं, तो देखिए ध्यान से, इसको देखिए, यही x² है तो x² लिख दीजिए, है ना। और यहाँ पे 3 से इसको गुना मारिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x², तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पता करना कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको भी चेक कर लीजिए, ये भी द्विघात समीकरण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान से चेक कर लीजिए। देखिए द्विघात समीकरण, देखिए ध्यान से, जब रूट के स्क्वायर करिएगा तो 2 निकल के आएगा, और x के स्क्वायर कीजिएगा तो x² निकल के आएगा, और जब बराबर में 2x² ये होगा तो देखिए ये वाला आपस में कट जाएगा, जो कट जाएगा तो सीधा 5 बचेगा, और सीधा 5 बचेगा तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार टेक्निक से लगा लीजिएगा। देखिए जब भी इसे सवाल आए तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक्स क्यों करिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स क्यों करिएगा तो एक्स क्यों
आएगा ना, और x क्यों इधर भी, तो ये भी कट जाएगा, तो ये तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे घात 2 दे दिया है कि नहीं। फिर से यहाँ पे देख लीजिए इसका भी, तो ये देखिए ये ऑलरेडी द्विघात समीकरण है, क्योंकि अलग अलग सिंबल के है, ये अलग अलग सिंबल के द्विघात समीकरण है। और इसका भी पता लगाने के लिए देखिए 2 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 है और x है, तो x का स्क्वायर कर लीजिए कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 3 से में गुना लगाइएगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये भी तो द्विघात समीकरण है ये है, लेकिन यही तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो पता करना है, ध्यान से देखिए। तो देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है, इसमें पता लगाते हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि 1/x वाला द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन अगर इसके बराबर में कोई संख्या दे दिया है तो द्विघात समीकरण फिर ये वाला हो जाता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है। द्विघात समीकरण देखिए तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो x में x से कटा लीजिएगा, तो x में x कट जाइएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो यही द्विघात समीकरण नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर द्विघात समीकरण कौन है, ये तो द्विघात समीकरण नहीं है ना। अच्छा, इसको करिए तो 2 के स्क्वायर कीजिए तो 4x स्क्वायर, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है ना। और इसको भी चेक कर लीजिए, तो देखिए x है तो x स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पे 4 से, तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन ये वाला है, तो चेक करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए 4 में 4 से गुना करते हैं तो 4 चौका 16 और x का पावर 2 जुड़ जाता है। ठीक है, 2 जुड़ जाता है, बटा में कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, और बराबर में 4x। तो जब कटाइएगा तो यानी 16x स्क्वायर कटिए जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ये भी जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी नहीं है ना। लेकिन ये वाला द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बोला है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए। अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है C/A। सी के मान कितना दिया है, देखिए तो पहले B दिया है तो B लिख लीजिए, A के मान कितना दिया है, C दिया है तो C लिख लीजिए। तो देखिए B/C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन शून्यक हो तो निम्नलिखित में एक का मान होगा। ये गुणनखंड है, जब भी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में बोला कि बहुपद का एक शून्यक हो तो px का गुणनखंड है, तो जब भी ऐसा बोलेगा तो जब यहाँ पे प्लस में 2 रहे ना तो आपको माइनस में लिख देना है, माइनस में इस तरह से लिख देना है x-2, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसा सवाल विद्यार्थी गलती करते हैं, गलती मत कीजिएगा आप लोग, बहुत सेकेंडों में बनने वाला, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे कह दे आपको कि बताइए माइनस में 2 एक गुणनखंड है, तब इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि x प्लस में 2 इसका आंसर हो जाएगा, x प्लस में 2 इसका आंसर हो जाएगा। भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर हम कल होकर बोल दे कि बता दीजिए यहाँ पर माइनस में 5 है, तब इसका एक गुणनखंड क्या होगा, तो आप बोलेंगे x प्लस में 5 हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम बोल दे कि प्लस में 8 है तो एक गुणनखंड क्या होगा, तो आप बोलेंगे x माइनस में 8 होगा आंसर। ठीक है, तो भूलिएगा मत। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस में 2 दे दिया है, तो आपको माइनस में 2 लिख देना है, और यहाँ पे x अपना से लगा देना है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि मूल वास्तविक एवं समान होने पर k के मान बता दीजिए, k का मान क्या होगा। तो मूल वास्तविक और समान होने पर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। b का मान कितना दिया है, 6 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, -4 गुना a के मान कितना दिया है, k लिख दीजिए, c के मान कितना दिया है, -6 c के मान 1 दिया है तो 1 लिख दीजिए, बराबर में 0। यहाँ पे 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36 का लीजिए, क्योंकि माइनस 2 बेर है तो प्लस ही आएगा, माइनस में 4 और k से गुना होगा तो यानी 4k हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस के 4 को इस पार ले जाइए तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, माइनस के 4 को उस पार ले जाइएगा तो आपको हो जाएगा 36, और यहाँ पे प्लस के 4k, 4 से कटाइए, 4 × 36 यानी 4 यानी k के मान जो आएगा 9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए। तो चलिए, तो ये सवाल हो गया, अब ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ ख़त्म हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप, ये सवाल बन गया। आगे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण पर बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगा। यानी एक पतंग है, बोला है एक पतंग है 30 मीटर की ऊंचाई पर है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगा। देखिए एक पतंग जो है ना पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, ये पृथ्वी है, इसके से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है।
30 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर का मतलब समझ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला 30 मीटर की ऊंचा पर है, ठीक है। इसकी डोर जो है ना, डोर, ये वाला डोरी, ये वाला जो खींच रहा है वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री कोण बनाती है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डोर की लंबाई बता दीजिए, डोर की लंबाई बता दीजिए, यानी ये डोर कितना होगा, ये वाला, ये आपको पूछा जा रहा है। यानी इसका मान लीजिए ए है, ये बी है और सी है, तो बताइए कौन में जाएगा, ये टेन में जाएगा कि किस में जाएगा, तो साइन में जाएगा, क्योंकि ये वाला हमको पता करना है। तो ये पता करना है कि यानी इसकी लंबाई क्या होगा, यानी एल पूछा जा रहा है, कहने का मतलब ये वाला लंबाई पूछा रहा है, यानी ए सी के मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग को साइन में जाएंगे, ठीक है। साइन का फार्मूला होता है, यानी साइन में जाएंगे तो साइन 60 डिग्री लेंगे थीटा की जगह पे, है ना। और इसका फार्मूला होता है ए बी बटा, यानी ए बी लिखेंगे और ए बी है और यहाँ पे ए सी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ए सी निकालना है। तो ए बी के मान हमको मालूम है, साइन 60 का मान कितना होता है, रूट में 3/2 होता है। ए बी के मान हमारा 30 दिया है, 30 लिखेंगे। और ए के मान कितना, ए सी के मान नहीं मालूम तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करा लेंगे। तो गुना कराएंगे तो क्या आएगा इसका निकल के, ध्यान दीजिएगा, साइन 60 में है तो इसका जो आएगा 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा ना। तो देखिए ए यानी रूट में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। और रूट 3 को ना यहाँ पे हटाएंगे, गुना में है तो भाग में आएगा। तो ए बराबर में जो आएगा 60 बटा में रूट में 3, और रूट 3 के हर का परमीकरण करना होगा। तो हर का परमीकरण करिएगा रूट 3 के, तो यहाँ पे रूट 3 से गुना कर दीजिए। और रूट 3 से गुना करिएगा तो रूट 3 से नीचे भी गुना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 60 में रूट 3 से गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, जगह कम है यहाँ लिखते हैं। तो आपको आ जाएगा 60 में रूट में 3 आएगा यहाँ पर ही, और बटा में कौन आ जाएगा, रूट 3 में रूट 3 से गुना होता है, तो रूट 3 में रूट 3 से गुना आता है तो रूट 3 आता है, सॉरी 3 आता है। अब कटा लीजिए इसको, 3 से कटाइए 60 को तो 20 मरते में कटेगा, यानी इसका आंसर जो आएगा 20 रूट में 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया हुआ है। इसका सी आंसर हो जाएगा। आप लोग को क्या रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, खैर कमेंट से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिएगा अगला सवाल, बोला एक मीनार के शीर्ष का अवलोकन उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे एक ये है मीनार है, इसका पाद बिंदु से 10 मीटर की ये है दूरी, और बोला जा रहा है 10 मीटर की दूरी है, तो इसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। इनका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बोला मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी इसका मान लीजिए ए है, इसका मान बी, इसका सी कर लीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सिंपल फार्मूला होता है, अभी इसमें जाएगा, इस वाला कंडीशन में, क्योंकि ऊंचाई यही निकालना है हमारा, तो इसमें जाएगा तो जाएगा टेन में जाएगा, और टेन 60 डिग्री ले लीजिए। और यहाँ पे ए बी बटा बी सी, इतना भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी सी है ना। टेन 60 के मान कितना होता है, रूट 3। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए बी है तो ए बी लिख दीजिए, और बी सी के मान 10 है, 10 लिख दीजिए। 10 से रूट 3 में गुना मार दीजिए, तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एक से ए बी में गुना कर लीजिए तो ए बी, और 10 से रूट 3 में गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। तो आंसर जो निकल के आएगा 10 में रूट में 3 आ जाएगा, यानी 10 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है देख लीजिए, 10 रूट 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा जल्दी में। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 7 सेक स्क्वायर माइनस 7 टेन स्क्वायर ए, तो इसका आंसर जो दिया है 7 इसमें, वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगर कल हो के एग्जामिनर ऐसे पूछ ले आपसे कि बता दीजिए कि 7 में, बता दीजिए इस तरह से कि 7 में टेन स्क्वायर ए और माइनस में 7 में सेक स्क्वायर ए, इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर उस समय मारिएगा -7, ठीक है, -7 इसका आंसर हो जाएगा। जब लास्ट में शुरू में 10 दे दे, लास्ट में सेक दे दे, तो इसका आंसर -7 होगा, करेक्ट। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी पैटर्न पे आपसे हो सकता है यहाँ पर प्लस लगा के पूछ ले, +2 लिख दे, +3 लिख दे, हो सकता है यहाँ पर आकर के यहाँ पे गुना लगा के 3 पूछ ले। इसी तरह से सवाल उलट-फलट करके पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। जो 3 लिख देगा तो वहाँ पर ही उस कंडीशन में इसका आंसर जो हो जाता है आपको कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे 7 सेक स्क्वायर ए और
माइनस 7 tan स्क्वायर ए, अब प्लस में 2 लिख दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसका जो 7 यहाँ से पूरा 7 निकल के आता और ये वाला प्लस में 2 जोड़ देते, कितना हो जाता, 9 आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह गुना घटाव करे, उसे कोई दिक्कत आपकी नहीं होना चाहिए, आपको बना लेना है सवाल को। ध्यान दीजिए, अब दो क्वेश्चन में बोला दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5-7 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। जब भी क्वेश्चन में परिधि बोल के त्रिज्या पूछे तो जो दिया है वही आंसर हो जाएगा, 5:7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कल हुए क्वेश्चन पूछ दे एग्जामिनर कि बता दीजिए यहाँ पे त्रिज्या दिए है तो परिधि बता दीजिए, लास्ट में पूछ ले, तब पर भी आंसर वही हो जाएगा, 5:7। तो ये विद्यार्थी बहुत गलती करते हैं जो स्क्वायर करके गलती करते हैं, स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कन्फर्म कर लीजिए ध्यान से। देखिए, ये सवाल को बोला गया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए त्रिज्या खंड का फार्मूला क्या होता है। त्रिज्या खंड का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री और गुना में πr²। बताइए थीटा है तो थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दे दिया है, तो 30 डिग्री लिख लीजिए, 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री गुना लगा लीजिए। पाई के मान होता है 22/7, 22/7। आर के मान कितना होता है, 14 गुना में 14। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से नमा। देखिए ध्यान से, 3 से कटा लीजिए इसको, 12 यानी 12×3 36, है ना, कट जाएगा। और देखिए 7 से इसको कटा लीजिए, 7 दूनी 14। फिर इसको 2 से कटाइए, 2 छक्के 12, है ना, 2 छक 12 कट जाएगा। अरे 42 ना है, मिस्टेक से 14 कहाँ से लिख दिए। अरे रुकिए, यहाँ पे 42 है, सॉरी, 42 गुना 42 ना, उल्टा सीधा क्यों लिख दे रहा है, दिमागवा ज़्यादा काम कर रहा है का। ध्यान दीजिए, देखिए कटा लीजिए इसको, कलर दूसरा से कटाते हैं। 30 से कटाइए, 30 से कटाइए तो 12 मरते कट जाएगा, है ना। और इसको कटाइए, कलर दूसरा लेते हैं, फिर से ये कलर लेते हैं। फिर इसको 7 से कटाइए, तो 7 से कटाइए, 7 छक्के 42, ठीक है, कट गया। और फिर इसको कटाइए 6 से, 6 दूनी 12 कट गया, है ना। और ये वाला 6 ख़त्म हो गया। अब अभी 2 से कटाइए, 2 से कटाइए तो 21 मरते हैं कटेगा। 21 के गुना कर लीजिए 22 में, 22 में गुना करिएगा 21 में, है ना, यानी 22 में 21 गुना, 22 से 21 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको आ जाएगा, देखिए 1 दूना 2 कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए। यहाँ पर ये आपको 22 हो जाएगा, और 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 6 462 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला ध्यान से देख लीजिएगा। ये सवाल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहा गया है आपसे कि बता दीजिए वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि शुरू में त्रिज्या के अनुपात दिए है, चाहे परिधि के अनुपात दे दिए है, और क्षेत्रफल लास्ट में पूछ ले, तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्षेत्रफल लास्ट में इसी तरह पूछे बस 3 के स्क्वायर कर लीजिए और 4 के स्क्वायर कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। 3 के स्क्वायर कर लीजिए, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 के स्क्वायर कर लीजिए कितना होता है, अनुपात लगा लीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 9:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल गलती नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से बनाइएगा। ध्यान दीजिए, बोला वृत्त पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। कहने का मतलब एक वृत्त है ये वाला, और आपसे कहा जा रहा है कि एक बिंदु से जो है ना, एक बिंदु यहाँ पर है, कलर दूसरा लेते हैं। अरे तू कहाँ जा रहा है बंदरा, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि एक बिंदु है यहाँ पर ही, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु है, और यहाँ से ना, यहाँ से इसमें टच होके एक रेखा जाती है, एक रेखा इसमें टच होके इस तरह जाती है। तो बोला जा रहा है कि कितना डिग्री के कोण बनाएगा, कितना डिग्री के कोण बनाएगा, तो बताइए कितना डिग्री के कोण बनाएगा। तो देखा जाए, और ये त्रिज्या जो है यहाँ से इस पे लंबवत रहेगा इस तरह से, तो बताइए कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज बनाएगा, इस तरह का 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए ये सवाल में क्या कहा गया है, बोला गया है आपसे कि बताइए
कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्शरेखा खींची गई। यदि PA 8 है तो PB कितना होगा? अगर PA 8 दे दिया है तो PB 8 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे ख्याल से, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब इसका यह है कि अगर ये वृत्त है तो एक और रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, अरे हटो ना रे तुम, ध्यान दीजिए, यहाँ से एक और रेखा यहाँ तक के, अगर ये 8 है तो बताइए ये कितना होगा? यानी यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर O है। तो अगर AP 8 है BP 8 है ना, PA 8 है चाहे BP 8 है, तो ये कितना है? 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस सवाल को देखिए ध्यान से, ये सवाल ध्यान से देख लीजिए। ये सवाल को देखिए ध्यान से, बोला है PA तथा PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है। APB 80, तब PO कितना होगा? ध्यान से देख लीजिए। ये सवाल सबसे नहीं बनने वाला है, ये गारंटी है हमारा, लेकिन बनाने की प्रयास कीजिएगा तब बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा आपसे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए O है, यहाँ पर A है, और यहाँ पर B है, यहाँ पर P है, यही बात कर रहा है ना। तो क्वेश्चन बोला है कि APB कितना है? 80 डिग्री। तो APB कहाँ है? देखिए A यहाँ है, P यहाँ है, B यहाँ है, कितना डिग्री है? 80 डिग्री। कलर दूसरा लेते हैं ताकि समझ में आएगा, यानी ये वाला जो है 80 डिग्री है। ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन में बोला है कि POA का मान बता दीजिए। तो POA कहाँ है? देखिए P यहाँ पर है, O यहाँ पर है, A यहाँ पर है ना। तो POA के मान पूछा जा रहा है, तो बताइए अगर ये वाला 80 डिग्री है तो यहाँ वाला कोण कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोण आपस में मिलके 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ वाला 100 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको POA के मान बताइए, तो बताइए ना, इसको चीर दीजिए ना, हम लोग इस तरह से चीर देंगे तो ये वाला 100 है, तो अब कितना हो जाएगा बताइए? चीर दिए तो, आधा कर दिए तो बताइए कितना हो जाएगा अब? तो ये 50 डिग्री होगा, यानी 50 डिग्री ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पक्का ऐसा सवाल आएगा, ध्यान देख लीजिए। बोला है दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? तो दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, इस तरह से ध्यान दीजिए, और एक वृत्त इसको प्रतिच्छेद कर रही है इस तरह से, तो उभयनिष्ठ रेखा की संख्या पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? चेक कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से रेखा जाएगा एगो, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से एगो रेखा जाएगा, इस तरह से रेखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? कितना होगा इसका रेखा? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 हो जाएगा, और कहीं से मैं खिंचा ही नहीं सकता है, टच होके नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। ये सवाल देखिए बहुत लल्लूराम सवाल है, देखने में तो आपको भारी लग रहा होगा, बहुत लल्लूराम सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज इस तरह से है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज डी तथा त्रिभुज PQR दिया है, तो एंगल D बराबर एंगल Q तथा एंगल R बराबर एंगल E, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सही चेक करना है, तो पहले ध्यान दीजिए, फ़ोटो बनाइए, ये फ़ोटो बना देते हैं, बना दिए। अब इसका नामकरण कर दीजिए, नामकरण करिए। इसका नाम क्या है? शुरू वाला का नाम देखिए, त्रिभुज DEF बोला है, तो इसको नाम रख दीजिए D, इसका नाम रख दीजिए E, इसका नाम रख दीजिए F, है ना। इसका लास्ट वाला का नाम क्या बोला है? P, इसका नाम बोला है Q, इसका नाम बोला है R। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ एंगल D के बराबर एंगल P होगा, यानी एंगल D के बराबर एंगल P, तो एंगल D लिख लीजिए और बराबर में एंगल P होगा। ठीक है, राइट। और एंगल E के बराबर एंगल Q होगा, यानी एंगल E के बराबर एंगल Q होगा। ठीक है, और अगला एंगल F के बराबर एंगल R होगा, एंगल F के बराबर एंगल R होगा, बस ये वाला R हो गया। अब चेक कीजिए ए में से कौन सा ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है इसके बराबर में। तो देखा जाए आप ध्यान से, अरे कौन कलर ले लिए? ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए, तो एंगल D बराबर एंगल P कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन C में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C है इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अब चेक कीजिए, एंगल E बराबर एंगल Q कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जो कि ये भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत।
है ना, है ये नहीं ऑप्शन में, कहीं पर नहीं दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बताइए एंगल एफ बराबर एंगल आर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत लल्लूराम सवाल था, ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री तो बी सी बराबर 13, ए बी बराबर 12 तो ए सी का मान क्या होगा। कहने का मतलब एक त्रिभुज है इस तरह के, और क्वेश्चन में बोल दिया कि एंगल ए जो है 90 डिग्री है, तो एंगल ए यहाँ पर हो जाएगा। अब तो ये 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंगल ए बी जो है ना, ए बी यानी बी यहाँ पर ही ए बी जो है 13 है, सॉरी ए बी 13 नहीं है, बी सी जो है 13 है। तो एक काम कीजिए, सी यहाँ कर लीजिए, बी यहाँ कर लीजिए, तो बी सी कितना आ जाएगा 13, बी सी हो गया 13, ध्यान दीजिएगा, बी सी हो गया 13, ए बी कितना हो गया 12। तो क्वेश्चन बोला है कि ए सी कितना होगा, तो ए सी निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है 13 के स्क्वायर यानी बी निकालना है, बी का फार्मूला होता है बी बराबर रूट अंडर में, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, बी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। एच के मान कितना हो जाएगा, एच के मान यानी एच के स्क्वायर कर लीजिए 13, 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर आप कर लीजिएगा तो 169 हो जाएगा, और 12 के स्क्वायर कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। एक मिनट 144 लिख लीजिए, तो यहाँ पर ही 144, ठीक है। 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 बचेगा, 25 का वर्ग आएगा तो 5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, तो बी सी 3 है, ई एफ 4 है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे ही इस तरह के सवाल आए तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा, सीधा कीजिएगा क्या, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन जब इस तरह के सवाल आए, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बोले, तो पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा, ऊपर में फार्मूला होता है ये, ध्यान रख लीजिएगा। फिर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा नीचे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा, फार्मूला होता है ये, फार्मूला आप ध्यान रखिएगा तो इसे सवाल चुटकी में बना दीजिएगा, बराबर लगा लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिभुज शुरू में दिया है बी सी के मान कितना दिया है 3, क्योंकि ए बी सी वाला यही है, तो बी सी वाला जब ई वाला ऊपर है तो बी सी वाला भी ऊपर ही लिखना होगा, यहाँ पर ही ऊपर लिखिए और स्क्वायर लगाइए। स्क्वायर क्यों लगा लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है क्षेत्रफल। ठीक है, अब नीचे क्या कीजिएगा, ई एफ यानी डी ई एफ वाला नीचे है, तो डी ई एफ वाला यानी एफ वाला नीचे ही लिखाएगा 4, और इसमें भी स्क्वायर लगा लीजिए, लगा दीजिए। क्यों लगा दिए, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल कहा है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है ना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कल कितना दिया है 54, तो यहाँ पर जो है 54 लिख देंगे, यानी 54 लिख देंगे, है ना 54, तो नीचे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 54 लिख लीजिए, 54, नीचे में त्रिभुज डी ई एफ लिख लीजिए, बस त्रिभुज डी ई एफ लिख लीजिए, बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 से कटा लीजिए 54 को, 9 से कटा लीजिए 54 को, 9 से कटाइए, 9 छके 54 कट गया, और 16 से 6 में गुना कर लीजिए, 16 छके 96, 96 इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है, राइट आंसर। आगे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में बोला है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा कितना होता है। देखिए दो त्रिभुज की संगत भुजा जब भी शुरू में संगत भुजा कहे और लास्ट में क्षेत्रफल कह दे आपसे, फिर से सुन लीजिए, शुरू में जैसे थे संगत भुजा कह दे, त्रिभुज के संगत भुजा चाहे त्रिभुज की परिधि कुछ इस प्रकार से बोले, और लास्ट में क्षेत्रफल कहे तो 4 के स्क्वायर कर लीजिएगा 16, और 9 के स्क्वायर कर लीजिएगा कितना 81। तो इस तरह के ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा गया है कि किसी वृत्त की दो अलग बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई वृत्त है ये और एक अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु हो गया और यहाँ पर एक बिंदु हो गया, तो दोनों अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को बोलते हैं छेदक रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल में बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। बोला है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो सुन लीजिए ध्यान से। जैसे इस तरह क्वेश्चन में कह दे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए हैं, तो उनका संगत भुजा का अनुपात बता दीजिए। जब क्वेश्चन में शुरू में कह दे क्षेत्रफल,
तो आपको सीधा इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, और 144 के स्क्वायर कितना होता है 12, तो 10:12 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल कहे तो वर्गमूल निकाल देना है 10 के, यानी 100 के 10 हो जाएगा, 144 के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। संगत पूछे या शुरू लास्ट में परिधि पूछे, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दीजिए, वही होगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 80 में जोड़ दीजिए तो 90 पुर गया, एक इसका आंसर होगा, क्योंकि सब जगह गुना है, सब जगह गुना है, और इसको भी जोड़िएगा तो 90 पुरेगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में हो सकता है आगे जा कर के क्वेश्चन में लगा दे 10 में 30 डिग्री, और बराबर में पूछे कि क्या होगा इसका आंसर, तो 10 30 का मान कितना का होता है 1/√3 होता है, तो फिर उस कंडीशन में इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा भी समझा दिए हैं, प्लस माइनस जो भी करे, हो सकता है यहाँ पे प्लस में 1 कर दे, हो सकता है प्लस में इस तरह से कुछ और कर दे। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों से वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं, फार्मूला होता है x1 और प्लस में x2, बस ये फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा x2/2। x1 के मान कितना दिया है 10 दिया है, 10 लिख लीजिए। यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे x2 के मान दिया है -6, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे 6 लिखिए, बटा में 2, 10 में से 6 घटाइए कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 से घटाइए 2 दूनी 4, यानी x का मान जो शुरू में आएगा हमारा 2 आएगा, शुरू में 2 आएगा। फिर अगला चेक करते हैं y1 + y2/2। y1 के मान कितना दिया है, तो माइनस में 6 दिया है, माइनस के 6 लिख लीजिए, और यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस लिख लीजिए। y2 के मान कितना दिया 10, तो 10 लिख लीजिए, बटा में 2 लगाइए, 10 में से 6 घटाइए कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 से घटा लीजिए, 2 दूनी 4, यानी y के मान भी आ गया, y के मान भी आ गया 2, यानी 2,2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल सबसे नहीं बनेंगे, वैसे विद्यार्थी न बनाए जिनको माइनस प्लस में समस्या है। ये सवाल ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी के मध्य बिंदु के नियामक है 5 7, तो बिंदु बी का नियामक क्या होगा, बिंदु बी के नियामक हमसे पूछा जा रहा है। तो बी के नियामक निकालने के लिए उसमें एक्स और वाई गैप है, तो ये सवाल को हमारे ख्याल से आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल टाइम टेकिंग है ना। तो आपसे बनेंगे में कोई शक की बात नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग सवाल है। इनमें शुरू वाला एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस में x2 बटा में 2 लगा दीजिएगा, आपकी फार्मूला यानी कि एगो मान निकल जाएगा। देखा जाए तो कितना निकल के आएगा, चेक कर लीजिए देख करके। तो देखिए x के मान 2 रख दीजिएगा, और x1 के मान यहाँ पे 5 रख लीजिएगा, और प्लस में x2 कर दीजिएगा, है ना। एक मिनट देखिए, रुकिए, ध्यान दीजिएगा। आप रखेंगे यहाँ पे तो 2 रख लीजिएगा, यानी x के मान ये वाला 2 हो गया। ठीक है, और x1 के मान आपका 5 हो जाएगा, 5 रख लीजिए, और x2 के मान नहीं मालूम, यहाँ पे नीचे 2 है, और x2 के मान पता ही नहीं, तो 2 नीचे लिख लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो घटाइएगा, तो 5 में से 4 घटाइएगा तो -1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर नीचे दिख रहा है -1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए बताइए दिए, ध्यान दीजिए। तो देखिए मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु का फार्मूला यही होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, बस चेक कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से 4 लिख लीजिए x1 के मान, और यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 लिख लीजिए, बटा 2, 4 में से 4 घटाइए तो 0, 2 से भाग लगाइए तो 0, यानी 0,0 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस में 4 है, यहाँ पे माइनस में 4 है, यहाँ प्लस में 4 है, तो ये वाला y1 होगा, ये वाला y2 होगा, तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा। देखिए ध्यान से, माइनस में 4 प्लस में 4 बटा में 2, क्योंकि y1 ये वाला हो गया, y2 ये हो गया, डायरेक्ट कर दिए, और घटाएंगे तो क्या आएगा 0, तो आएगा 0 आएगा भाग करके, है ना, 0,0, ऑप्शन नंबर बी। आगे ध्यान दीजिएगा ये सवाल, अरे क्या हो गया, ये रुकिए, अरे यार कहाँ भाग गया, 1 मिनट रुकिएगा,
इसमें गड़बड़ी हो गया। चलिए 1 मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कहाँ भाग गया सब, ये हो गया था, ये भी हो गया था, यहाँ थे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, स्पीड पे चलते हैं। देखिए बोला निम्नलिखित में कौन चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए आपको बताया था चतुर्थांश वाला सवाल गलती मत कीजिएगा। प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना। प्रथम चतुर्थांश में बोलते हैं पहला को, प्लस वाला को प्रथम चतुर्थांश में, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में चाहे द्वितीय पाद में। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश में, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन में जाएगा। तो चेक कीजिए, यहाँ पर ही हम देख रहे हैं तो ये द्वितीय वाला हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो द्वितीय वाला ये देखिए प्लस माइनस प्लस ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल पक्का आएंगे इस तरह के, तो ध्यान रखेंगे कि किस चतुर्थांश में जाएगा। तो प्लस में आ रहा है और फिर से हमारा माइनस में आ रहा है, यानी चतुर्थ में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि बिंदु में -6, -8 की कोटि कौन होगा। जब भी क्वेश्चन में बोल दे कोटि तो -8 होगा इसका आंसर, -8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि भुज क्या होगा, तो बताइए कोई बता सकते हैं। भुज कहता तो -6 आंसर होता, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी क्वेश्चन देखिए अलग है, तो ये क्वेश्चन सब ध्यान में रखेंगे, कन्फ्यूजन मत होइएगा। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी जब भी क्वेश्चन बोल दे तो आपको शुरू वाला बताना है 12 आंसर। अगर कल होकर क्वेश्चन बोल दे कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तब उसका आंसर कितना मारिएगा, 14 आंसर मारिएगा। तभी कितना होगा इसका आंसर, 12 होगा। जब क्वेश्चन में याद रखिएगा वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछ दे तो आपको शुरू वाला आंसर बताना है, 12 इसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में बोल देता, यहाँ पर ही लिख देता, बोलता कि नहीं एक्स है, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कितना होता, तब बोलते इसका आंसर 14 होता, ठीक है। तो ये आप कन्फ्यूजन दूर रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो ये फार्मूला पूछा है एक्स वाई के, तो रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, राइट। आप चेक कर लीजिएगा ये फार्मूला से, x2 से लगा के माइनस में x1 के होल स्क्वायर से प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से फार्मूला लगा के चेक कर लीजिएगा। ये फार्मूला से चेक कर लीजिएगा। तो देखिए सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हम करा दिए, 2 घंटा का वीडियो हो गया है, इसलिए वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। फिर आपके जो कल एग्ज़ाम है उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और हमारा उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन जब सभी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया से सवाल सभी बन जाएंगे, फार्मूला सभी याद रखेंगे तो बन जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ, धन्यवाद।